गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। बड़ी सोच का बड़ा जादू के ऑडियो वर्जन में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 3 से शुरुआत करेंगे। इसका टाइटल है विश्वास जगाइए, डर भगाइए। जब हम डरे होते हैं तो हमारे यार दोस्त हमें समझाते हैं, ये तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। परंतु आप और हम जानते हैं कि इस किस्म की दवा से हमारा डर दूर नहीं होता है। इस तरह की तसल्ली से हमें कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही आराम मिलता है। ये तुम्हारे मन का वहम है वाले उपचार से विश्वास नहीं जागता, न ही डर का इलाज होता है। हाँ, डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें यह मानना ही पड़ेगा कि इसका अस्तित्व होता है। आजकल इंसान के ज्यादातर डर मनोवैज्ञानिक होते हैं। चिंता, तनाव, उलझन, संतरास, ये सभी हमारी नकारात्मक अनुशासनहीनता, कल्पना के कारण पैदा होते हैं। परंतु सिर्फ ये जानने से कि डर कैसे पैदा होता है, उस डर का इलाज नहीं हो पाता। जब डॉक्टर ये पता लगा लेता है कि आपके शरीर में कहीं पर कोई इन्फेक्शन है, तो उसका काम वहीं पर पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद वो इन्फेक्शन का इलाज भी करता है। ये तुम्हारे मन का भ्रम है वाला पुराना विचार ये मानता है कि डर का वास्तव में अस्तित्व होता ही नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। डर का अस्तित्व होता है। डर असली है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। डर लोगों की जिंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलना चाहते हैं तो डर आपके मुंह को बंद रखता है। डर, अनिश्चितता, आत्मविश्वास का अभाव के ही कारण हमारी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आती है। डर के ही कारण करोड़ों लोग इतना कम हासिल कर पाते हैं और जीवन का इतना कम आनंद ले पाते हैं। वास्तव में डर एक शक्तिशाली भावना है। किसी न किसी रूप में डर लोगों को वो हासिल करने से रोकता है जो वे जीवन में हासिल करना चाहते हैं। हर तरह और हर आकार का डर मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन का एक रूप है। हम अपने मानसिक इन्फेक्शन को भी उसी तरीके से दूर कर सकते हैं जिस तरह हम अपने शारीरिक इन्फेक्शन को दूर करते हैं, यानी उसका इलाज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें उपचार के पहले की तैयारी करनी होगी। ये जानना होगा कि आत्मविश्वास आसमान से आकर हमारे दिमाग में नहीं घुसता, बल्कि हासिल किया जाता है, विकसित किया जाता है। कोई भी आदमी आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता। जिन लोगों में आत्मविश्वास प्रचुरता में होता है, जिन्होंने चिंता को जीत लिया है, जो हर जगह और हर कहीं बेफिक्र से आते जाते हैं, उन्होंने यह आत्मविश्वास धीरे धीरे हासिल किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह अध्याय आपको बताएगा कैसे। द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने यह फैसला किया कि इसके सभी नए रंगरूटों को तैरना आना चाहिए। इसके पीछे यह विचार था कि तैरना आने से किसी डूबते आदमी की जान बचाई जा सकती है। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था, उनके लिए तैरने की कक्षाएं आयोजित की गई। मैंने इस तरह के एक प्रशिक्षण को देखा। सतही तौर पर यह देखना मजेदार था कि इतने बड़े बड़े जवान और स्वस्थ लोग कुछ फुट गहरे पानी में कूदने से घबरा रहे थे। इन लोगों को 6 फुट ऊंचे स्टैंड से पानी में कूदना था और पानी सिर्फ 8 फुट गहरा था। हालांकि आसपास बहुत से विशेषज्ञ तैराक खड़े थे और जान का कोई जोखिम नहीं था, फिर भी वे वयस्क घबरा रहे थे। गहराई से सोचने पर यह दुखद प्रसंग था। उनका डर वास्तविक था, परंतु उनमें और हार के डर के बीच में केवल एक ही चीज आड़े आ रही थी, और वो थी नीचे के पानी में छलांग। एक से ज्यादा बार मैंने देखा कि इन युवकों को बोर्ड से अनपेक्षित धक्का दे दिया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि पानी से उनका डर हमेशा के लिए दूर हो गया। हजारों भूतपूर्व नेवी के जवान इस घटना से परिचित होंगे। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है, काम करने से डर दूर होता है। दुविधा में रहने या अनिर्णय की स्थिति में रहने से या काम टालने से हमारा डर बढ़ता है। इसे अभी हाल अपनी सफल नियमों की पुस्तिका में लिख लें। काम करने से डर दूर होता है। काम करने से डर सचमुच दूर होता है। कुछ महीनों पहले 40 साल का एक परेशान हाल एग्जीक्यूटिव मुझसे मिलने आया। वो एक बड़े रिटेलिंग संगठन में महत्वपूर्ण पद पर था। चिंतित स्वर में उसने मुझे बताया, मुझे डर है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। मुझे ऐसा लगता है मेरे थोड़े से दिन बचे हैं। क्यों? मैंने पूछा। सभी बातें मेरे खिलाफ हैं। मेरे विभाग के बिक्री के आंकड़े पिछले साल से 7% कम हैं। ये बहुत बुरा है, खासकर जब हमारे स्टोर की सेल पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ी है। मैंने हाल ही में कुछ गलत फैसले लिए हैं और मुझे कई बार मीटिंग में संकेत दिया गया कि मैं कंपनी के प्रगति के साथ साथ प्रगति नहीं कर पा रहा हूं। मुझे इतना बुरा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है और यह सबको साफ दिख रहा है। मेरे कर्मचारियों को भी इस बात का एहसास है। मेरे सेल्समैन भी ये देख सकते हैं।
दूसरे एग्जीक्यूटिव भी ये जानते हैं कि मैं ढलान पर नीचे फिसल रहा हूं। एक साथी एग्जीक्यूटिव ने तो पिछली मीटिंग में यहां तक सुझाव दिया कि मेरा कुछ काम उसके डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए ताकि स्टोर के लिए कुछ लाभ कमाया जा सके। मैं एक ऐसा डूबता हुआ आदमी हूं जिसे बहुत सारे लोग डूबता हुआ देख रहे हैं और उसके डूबने का इंतजार कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ने अपने दुर्दशा पर बोलना जारी रखा। आखिरकार मैंने उसे बीच में रोककर उससे पूछ ही लिया, तो आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? आप स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं इसमें कर ही क्या सकता हूं, उसने जवाब दिया। मैं सिर्फ यही उम्मीद कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर मैंने कहा, परंतु क्या उम्मीद करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? फिर बिना उसे जवाब देने का मौका दिए मैंने उससे अगला सवाल पूछा, क्यों ना उम्मीद करने के साथ साथ आप कुछ प्रयास भी करें? कैसे? उसने कहा, आपके मामले में दो तरह के काम किए जा सकते हैं। पहला तो ये कि आप अपने सेल्स को बढ़ाकर दिखाएं। हमें यहीं से शुरू करना होगा। कोई ना कोई वजह तो होगी जिसके कारण आपकी सेल्स कम हो रही है। उस वजह का पता लगाएं। हो सकता है आपको अपना पुराना माल निकालने के लिए स्पेशल सेल लगानी पड़े ताकि आप नया माल खरीद सके। शायद आपको अपने डिस्प्ले काउंटर्स को अलग तरीके से जमाना चाहिए। शायद आपको अपने सेल्समैनों में ज्यादा उत्साह भरना चाहिए। मैं ये तो नहीं बता सकता किस तरह आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ सकता है, परंतु ये किसी न किसी तरह तो बढ़ ही सकता है। और इसके अलावा आप अपने मैनेजर से भी बात करके देख लें। हो सकता है वे आपको नौकरी से निकालने वाले हो, परंतु अगर आप उनकी सलाह लेंगे तो वे आपको समस्या को सुलझाने के लिए निश्चित रूप से ज्यादा मोहलत दे देंगे। स्टोर के लिए आपका विकल्प ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, बशर्ते कि टॉप मैनेजमेंट को यह लगे कि आप समस्या को सुलझाने का गंभीर प्रयास कर रहे हैं। मैं आगे कहता रहा, इसके बाद आप अपने कर्मचारियों से, अपने अधीनस्थों से बात करें। डूबते हुए आदमी की तरह व्यवहार करना छोड़ दें। अपने आसपास के लोगों को एहसास होने दें कि आप में अभी जान बाकी है। एक बार फिर उसकी आंखों में हिम्मत लौट आई। फिर उसने पूछा, आपने कहा था मैं 2 कदम उठा सकता हूं, दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम यह है जिसे आप बीमा योजना कह सकते हैं कि आप किसी दूसरे स्टोर में अपने लिए ऐसी जगह ढूंढ कर रखें जहां आपको यहां से ज्यादा तनख्वाह मिल सके। अगर आप सकारात्मक कार्य करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आपकी कर्मठता से आपके सेल्स आंकड़े निश्चित रूप से सुधर जाएंगे। फिर भी 1-2 विकल्प रहना हमेशा ज्यादा अच्छा होता है। याद रखें, बेरोजगार आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि पहले से नौकरी कर रहे आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बेरोजगार की तुलना में 10 गुना ज्यादा आसान होता है। 2 दिन पहले यही एग्जीक्यूटिव मुझसे मिलने आया। आपसे चर्चा के बाद मैं काम में जुड़ गया। मैंने बहुत से बदलाव किए, परंतु सबसे बड़ा बदलाव मैंने अपने सेल्समैनों के रवैये में किया। पहले मैं सप्ताह में 1 बार मीटिंग लिया करता था, अब मैं हर सुबह मीटिंग लेता हूं। मैंने सभी लोगों में उत्साह भर दिया है। ऐसा लगता है मेरे जोश को देखकर उनमें भी हौसला आ गया है। जब उन्होंने देखा कि मुझ में जान बाकी है तो उन्होंने भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला कर लिया। ऐसा लगता है जैसे वे सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मैं आगे बढ़ने में पहल करूं। अब समस्या सुलझ रही है, उसने कहा। मैं आपको एक और अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं। मुझे 2 वैकल्पिक नौकरियों के प्रस्ताव मिले हैं। निश्चित रूप से इससे मैं खुश हूं, परंतु मैंने दोनों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक बार फिर ठीक ठाक हो गया है। जब हम कठिन समस्याओं का सामना करते हैं तो हम तब तक दलदल में फंसे रहते हैं जब तक कि हम कर्म नहीं करते। आशा से शुरुआत होती है, परंतु जीतने के लिए आशा के साथ साथ कर्म की भी जरूरत होती है। कर्म के सिद्धांत पर अमल करें। अगली बार जब भी आपको डर लगे, चाहे डर छोटा हो या बड़ा, अपने आप को संभालें। फिर इस सवाल का जवाब ढूंढें, किस तरह के काम से मैं अपने डर को जीत सकता हूं। अपने डर का कारण खोज लें, फिर उचित कदम उठाएं। डर और उनके उपचार के कुछ उदाहरण नीचे बताए गए हैं। डर का प्रकार: पहला, रंग रूप के कारण झिझक। इलाज उसका: अपना हुलिया सुधारिए, नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर में जाइए, जूते चमकाइए, साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहनिए, बेहतर ढंग से तैयार होइए। अच्छा दिखने के लिए हमें हमेशा नए कपड़ों की जरूरत नहीं होती। दूसरा, किसी महत्वपूर्ण ग्राहक को खो देने का खतरा। बेहतर सेवा देने की दुगनी कोशिश करें। ऐसी हर चीज को सुधार लें जिससे आपके ग्राहकों का आप में विश्वास कम होता हो। पॉइंट नंबर 3, परीक्षा में फेल हो जाने का डर। चिंता के समय गंवाने के बजाय इस समय को पढ़ने में लगाएं। पॉइंट नंबर 4, आपके नियंत्रण के पूरी तरह बाहर की चीजों का डर। अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाएं। अपने बगीचे में जाकर खरपतवार साफ करें, अपने बच्चों के साथ खेलें, फिल्म देखने जाएं। पॉइंट नंबर 5, किसी ऐसी चीज से शारीरिक क्षति का डर जिसे आप नियंत्रित ना कर सकते हो, जैसे बिजली गिरना, तूफान आना या हवाई जहाज दुर्घटना का डर। दूसरों के डर में उनकी मदद कीजिए, दूसरों को डर को कम कीजिए, प्रार्थना कीजिए।
पॉइंट नंबर 6, ये डर कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। इलाज, ये सुनिश्चित कर लें कि आप जो करना चाहते हैं वो सही है, फिर उस काम को कर दें। किसी भी आदमी ने बिना आलोचना के कोई महत्वपूर्ण काम कभी नहीं किया। पॉइंट नंबर 7, निवेश करने या घर खरीदने के पहले का डर। सभी पहलुओं पर विचार कर लें, फिर फैसला करें। एक बार फैसला करने के बाद आप उसी के हिसाब से काम करें। अपनी बुद्धि और अपने निर्णय में विश्वास रखें। 8वां, लोगों का डर। चीजों को सही नजरिए से देखें। याद रखें, सामने वाला आदमी भी आप ही की तरह एक इंसान है। डर का इलाज करने और विश्वास हासिल करने के लिए ये 2 कदम उठाएं। पहला, डर का असली कारण पता करें। ये तय कर ले कि आप वास्तव में किस चीज से डर रहे हैं। दूसरा, फिर कर्म करें। हर तरह का डर किसी न किसी तरह के काम से दूर हो सकता है। और याद रखें, झिझकने से आपका डर बढ़ता ही है, कम नहीं होता। इसलिए देर न करें, बल्कि तत्काल काम में जुट जाएं, फैसला करें। आत्मविश्वास के अभाव का कारण होता है खराब याददाश्त। आपका दिमाग किसी बैंक की तरह होता है। हर दिन आप अपने दिमाग के बैंक में विचारों को जमा करते जाते हैं। विचारों का यह संग्रह बढ़ता जाता है और आपकी याददाश्त बन जाता है। जब भी आप सोचने बैठते हैं या आपके सामने कोई समस्या आती है, तो दरअसल आप अपने यादों के बैंक से पूछते हैं, इस बारे में मैं क्या जानता हूं। आपकी यादों का बैंक पहले से जमा किए हुए विचारों के संग्रह में से आपको अपनी मनचाही जानकारी देता है। आपकी यादें ही वो मूलभूत सप्लायर हैं जो आपके नए विचार के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं। आपकी यादों के बैंक का टेलर बहुत ही भरोसेमंद है। वो आपको कभी धोखा नहीं देता। जब आप उसके पास जाकर कहते हैं, मिस्टर टेलर, मुझे कुछ विचार निकाल कर दीजिए जिनसे यह सिद्ध हो सके कि मैं बाकी लोगों जितना योग्य नहीं हूं, वो कहता है, बिल्कुल सर, याद कीजिए, आपने पहले भी 2 बार इस काम को करने की कोशिश की थी और आप असफल हुए थे। याद कीजिए, आपकी छठा कक्षा का टीचर ने कहा था, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। याद कीजिए, आपने अपने साथी कर्मचारियों को अपने बारे में यह कहते सुना था। याद कीजिए। और मिस्टर टेलर एक के बाद एक विचार निकालकर आपको देते हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप अयोग्य हैं, असमर्थ हैं। परंतु अगर आप अपने यादों के टेलर से ये कहें, मिस्टर टेलर, मुझे एक महत्वपूर्ण फैसला करना है, कि आप मुझे ऐसे विचार प्रदान करेंगे जिनसे मुझे हौसला मिले। और इसके जवाब में मिस्टर टेलर कहते हैं, बिल्कुल सर, परंतु इस बार वो आपको पहले से जमा किए हुए ऐसे विचार देते हैं जिनसे यह साबित होता है कि आप सफल हो सकते हैं। याद कीजिए, आपने पहले भी ऐसी परिस्थिति में वो शानदार काम किया था। याद कीजिए, मिस्टर स्मिथ को आप पर कितना भरोसा था। याद कीजिए, आपके अच्छे दोस्त आपके बारे में ये कहा करते थे। याद कीजिए। मिस्टर टेलर पूरी तरह सहयोग करेंगे और आपको उसी तरह के विचार निकालने देंगे जिस तरह के विचार आप निकालना चाहते हैं। आखिर यह आपका बैंक है। यहाँ पर 2 उपाय दिए जा रहे हैं जिनके प्रयोग से आप अपने यादों के बैंक का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास जगा सकते हैं। पहला, अपने यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। इस बात को अच्छी तरह समझ लें, हर आदमी के जीवन में अप्रिय, मुश्किल, हतोत्साहित करने वाली घटनाएं होती हैं, परंतु इन घटनाओं के प्रति असफल और सफल लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। असफल लोग बुरी घटनाओं को दिल से लगा कर रखते हैं। वे अप्रिय स्थितियों को बार बार याद करते हैं ताकि वे उनकी यादों में अच्छी तरह से जम जाए। वे अपने दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पाते। रात को भी वे जिस घटना के बारे में सोचते वे सोते हैं, वह दिन में हुई कोई अप्रिय घटना ही होती है। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं। सफल लोग अपने यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही रखते हैं। आपकी कार किस तरह चलेगी अगर हर सुबह काम पर जाने से पहले आप 2 मुट्ठी धूल अपने क्रैंक केस में डाल दें? क्या आपका शानदार इंजन बैठ नहीं जाएगा और आप इससे जो कराना चाहते हैं वो करने से इनकार नहीं कर देगा? आपके दिमाग में जमा नकारात्मक अप्रिय विचार भी आपके दिमाग को इसी तरह से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचार आपकी मानसिक मोटर को इसी तरह की अनावश्यक टूट-फूट का शिकार बनाते हैं। इनसे चिंता, कुंठा और हीनता की भावनाएं पैदा होती हैं। नकारात्मक विचार आपको सड़क के किनारे खड़ा रखते हैं जबकि बाकी लोग अपनी गाड़ियों पर फर्राटे से आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसा करें उन क्षणों में जब आप अपने विचारों के साथ अकेले हों, जब आप अपनी कार चला रहे हों या अकेले खाना खा रहे हों। सुखद सकारात्मक घटनाएं याद करें, अपने यादों के बैंक में अच्छे विचार डालें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप में मैं सचमुच अच्छा हूं की भावना जागती है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसका एक बढ़िया तरीका यह है, सोने जाने से पहले अपने यादों के बैंक में अच्छे विचारों को डाल दें। अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करें। वह सोचे कि आपको कितनी सारी चीजों के लिए ऊपर वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपकी पत्नी का,
आपकी पति, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपका स्वास्थ्य, उन अच्छी चीजों को याद कीजिए जो आपने लोगों को आज करते देखा है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं और उपलब्धियों को याद कीजिए, उन कारणों को दोहराइए कि आपको आज जीवित होने के लिए खुश क्यों होना चाहिए। दूसरा, अपने यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालिए। कई वर्ष पहले मैं शिकागो में मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की एक फर्म के साथ करीबी रूप से जुड़ा हुआ था। वे कई तरह के मामले सुलझाते थे, परंतु उनमें से ज्यादातर मामले विवाह संबंधी समस्याओं और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों से संबंधित होते थे। एक दिन मैं फर्म के मुखिया से उनके प्रोफेशन और उनकी तकनीकी के बारे में बात कर रहा था। मैं ये जानना चाहता था वो किस तरह असंतुलित व्यक्ति की मदद करता है। उसने कहा कि आप जानते हैं कि लोग अगर केवल एक चीज कर लें तो उन्हें मेरी सेवाओं की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। सिर्फ यही कि आप अपने नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दें, इससे पहले कि वे विचार राक्षस बन जाएं और आपको नष्ट कर दें। मैं जिन लोगों की मदद करता हूं उनमें से ज्यादातर लोग, उसने कहा, मानसिक आतंक की दुनिया में रहते हैं। शादी की बहुत सारी कठिनाइयां हनीमून राक्षस की वजह से होती हैं। हनीमून उतना संतोषजनक नहीं रहा होगा जितना एक या दोनों जीवन साथी चाहते हो, परंतु उस याद को दफना देने के बजाय वे लोग सैकड़ों बार उस पर विचार करते रहते हैं जब तक कि ये उनके वैवाहिक जीवन की एक बहुत बड़ी बाधा नहीं बन जाती। वे मेरे पास 5 या 10 साल बाद आते हैं। आमतौर पर मेरे ग्राहक ये नहीं जान पाते कि समस्या की जड़ कहाँ है। ये मेरा काम है कि मैं उनकी कठिनाइयों का विश्लेषण करूं और उन्हें यह बताऊं कि उन्होंने राई का पहाड़ बना लिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अप्रिय घटना को मानसिक राक्षस बना सकता है। मेरे मनोवैज्ञानिक दोस्त ने आगे कहा, नौकरी की असफलता, असफल रोमांस, बुरा निवेश, टीनेज बच्चे के व्यवहार से निराशा ऐसे आम राक्षस है जिनकी वजह से मैंने लोगों को परेशान देखा है और मैं इन राक्षसों को मारने में इन लोगों की मदद करता हूं। यह स्पष्ट है कि अगर हम किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है हम इसे खाद पानी दे रहे हैं, और अगर हम इसे खाद पानी देंगे तो धीरे धीरे बड़ा राक्षस बनकर हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा और हमारी सफलता की राह में गंभीर मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां खड़ी कर देगा। कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन में हाल ही में छपे एक लेख द ड्राइव टुवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन में एलिस मलकाहे ने इस तरफ इशारा किया कि हर साल 30,000 अमेरिकी आत्महत्या कर लेते हैं और 1 लाख लोग आत्महत्या का असफल प्रयास करते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस बात के आश्चर्यजनक प्रमाण मिले हैं कि लाखों करोड़ों दूसरे लोग धीमे धीमे कम स्पष्ट तरीके से खुद को मार रहे हैं। बाकी के लोग शारीरिक आत्महत्या करने के बजाय आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वे खुद को कई तरह से अपमानित, दंडित कर रहे हैं और कुल मिलाकर अपने आप को छोटा बना रहे हैं। जिस मनोवैज्ञानिक मित्र का मैंने जिक्र किया था उसने मुझे बताया कि किस तरह उसने अपने एक ऐसे मरीज को रोका जो मानसिक और आध्यात्मिक आत्महत्या करने पर तुली हुई थी। इस मरीज, उसने कहा कि उम्र 35 से ऊपर होगी, उसके 2 बच्चे थे। सामान्य भाषा में कहा जाए तो उसे गंभीर डिप्रेशन था। अपनी जिंदगी का हर अनुभव उसे दुखद अनुभव ही लगता था। उसका स्कूली जीवन, उसकी शादी, बच्चों का लालन पालन, जिस जगह पर वो रही थी, सभी के बारे में उसकी सोच नकारात्मक थी। उसने बताया कि उसे याद नहीं है कि वो कभी सुखी भी रही थी, और चूंकि व्यक्ति अपने अतीत की कुची से ही अपने वर्तमान में रंग भरता है, इसलिए उसे वर्तमान जीवन में भी सिर्फ निराशा और अंधेरा ही नजर आ रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि सामने वाली तस्वीर में उसे क्या दिख रहा था तो उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे यहाँ आज रात तूफान आने वाला है। वो उस तस्वीर का सबसे निराशजनक विश्लेषण था। ये तस्वीर एक बड़ी ऑयल पेंटिंग है जिसमें सूर्य आसमान में नीचे की तरफ है। चित्र बहुत चतुराई से बनाया गया है और इसे सूर्योदय का दृश्य भी समझा जा सकता है और सूर्यास्त का भी। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि लोग तस्वीर में जो देखते हैं उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में संकेत मिल जाता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि यह सूर्योदय का दृश्य है, जबकि मानसिक रूप से असंतुलित, डिप्रेस्ड व्यक्ति हमेशा इसे सूर्यास्त का दृश्य बताते हैं। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मैं किसी आदमी की याददाश्त तो नहीं बदल सकता, परंतु अगर मरीज सहयोग दे तो मैं उसे अपने अतीत को अलग तरीके से देखने का नजरिया सिखा सकता हूं। मैंने इस महिला को भी ऐसा ही करना सिखाया। मैंने उसे बताया वो अपने अतीत को पूरी तरह निराशावादी रवैये से ना देखे और उससे में से खुशी और आनंद के पलों को याद करने की कोशिश करे। 6 महीने बाद उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ। उस वक्त मैंने उसे एक खास काम सौंपा। मैंने उससे कहा कि वो डर 3 दिन कारण लिखे जिनके कारण उसे खुश होना चाहिए। हर सप्ताह गुरुवार को मैं उसके लिखे कारणों को देख लेता था। यह सिलसिला 3 माह तक चलता रहा। उसमें काफी सुधार हो रहा था। आज वो महिला एक सामान्य जीवन जी रही है, वो सकारात्मक है और वो ज्यादातर लोगों जितनी ही सुखी है। जब इस महिला ने अपने यादों के बैंक से
नकारात्मक विचार निकालना बंद कर दिया तो उसकी हालत में सुधार होना शुरू हो गया। चाहे मनोवैज्ञानिक समस्या बड़ी हो या छोटी, इलाज हमेशा तभी शुरू होता है जब आदमी अपने यादों के बैंक से नकारात्मक विचारों को निकालना बंद कर देता है और उनके बजाय सकारात्मक विचार निकालना शुरू कर देता है। मानसिक राक्षस मत बनिए, अपने यादों के बैंक से अप्रिय विचार निकालना बंद कर दें। जब भी आपको किसी तरह की कोई परिस्थिति याद आए तो उसके अच्छे हिस्से के बारे में सोचें, बुरे हिस्से को भूल जाएं, उसे दफना दें। अगर आप ये पाएं कि आप नकारात्मक पहलू पर ही विचार कर रहे हैं तो उस घटना से अपने दिमाग को पूरी तरह हटा दें। और यहाँ हम आपको एक और महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक बात बताना चाहते हैं। आपका मस्तिष्क अप्रिय घटनाओं को भुलाना चाहता है। अगर आप सहयोग करें तो अप्रिय यादें धीरे धीरे सिकुड़ती जाती हैं और आपके यादों के बैंक का टेलर उन्हें बाहर निकालता जाता है। डॉक्टर मेलविन एस हैटविक एक प्रसिद्ध एडवर्टाइजमेंट मनोवैज्ञानिक है और याद रखने की हमारी योग्यता के बारे में वे कहते हैं, जब जागने वाली भावना सुखद होती है तो विज्ञापन को याद रखना आसान होता है। जब जागने वाली भावना सुखद नहीं होती तो पाठक या श्रोता उस विज्ञापन के संदेश को जल्दी ही भूल जाते हैं। अप्रिय घटनाएं हमारी चाही गई चीजों के खिलाफ होती है, इसलिए हम उन्हें याद नहीं रखना चाहते। संक्षेप में, अगर हम उन्हें बार बार याद ना करें तो अप्रिय घटनाओं को भूलना आसान है। अपने यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालें, बाकी को यूं ही बेकार पड़ा रहने दें और आपका आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किला फतह कर सकते हैं। आपको लगेगा आप दुनिया की चोटी पर पहुंच सकते हैं। आप जब भी अपने नकारात्मक, खुद को छोटा करने वाले विचारों को याद करने से इनकार करते हैं तो आप अपने डर को जीतने की तरफ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं। लोग दूसरे लोगों से क्यों डरते हैं? जब दूसरे लोग हमारे आसपास होते हैं तो हम इतना आत्मचेतन क्यों हो जाते हैं? हमारे संकोच की क्या वजह होती है? हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों का डर एक बड़ा डर होता है, परंतु उसे जीतने का भी एक तरीका है। अगर आप उसे सही पहलू से देखने की आदत डाल लें तो आप लोगों के डर को जीत सकते हैं। मेरे एक सफल बिजनेसमैन मित्र ने मुझे बताया किस तरह उसने लोगों के बारे में सही नजरिया सीखा। उसका उदाहरण सचमुच दिलचस्प है। द्वितीय विश्व युद्ध में सेना में जाने से पहले मैं हर एक के सामने झिझकता था, हर एक से डरता था। आप सोच भी नहीं सकते मैं उस समय कितना शर्मिला और संकोची हुआ करता था। मुझे लगता था बाकी लोग मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। मैं अपने शारीरिक और मानसिक कमियों को लेकर चिंता किया करता था। मैं सोचा करता था मेरा जन्म ही असफल होने के लिए हुआ है। फिर किस्मत से मैं सेना में चला गया और वहां जाने के बाद मेरे दिल से लोगों का डर निकल गया। 1942 और 1943 के दौरान जब सेना में लोगों को भर्ती किया जा रहा था तो मुझे भर्ती केंद्रों पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया। मैंने इन लोगों के परीक्षण में सहयोग किया। मैंने रंगरूटों को जितना देखता था मेरे मन से लोगों का डर उतना ही कम होता जाता था। सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए थे, सभी पूरे कपड़े उतारे हुए थे और सभी लगभग एक से दिख रहे थे। हाँ, इनमें से कुछ मोटे थे और कुछ दुबले, कुछ लंबे थे, कुछ नाटे, परंतु वे सभी परेशान थे, सभी अकेलापन अनुभव कर रहे थे। कुछ समय पहले यही लोग युवा एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। कुछ समय पहले इनमें से कुछ किसान थे, कुछ सेल्समैन थे, कुछ ब्लू कॉलर कर्मचारी थे और कुछ यूं ही सड़कों पर खाक छाना करते थे। कुछ दिन पहले ये लोग अलग अलग काम किया करते थे, परंतु भर्ती केंद्र पर वे सारे लोग एक से दिख रहे थे। तब मैंने एक महत्वपूर्ण बात सोची। मैंने पाया कि लोग ज्यादातर मामलों में एक से होते हैं। लोगों में समानताएं ज्यादा होती हैं और असमानताएं कम होती हैं। मैंने पाया कि सामने वाला आदमी भी मेरे जैसा ही है। उसे भी अच्छा खाना पसंद है, उसे भी अपने परिवार और दोस्तों की याद आती है, वो भी तरक्की करना चाहता है, उसके पास भी समस्याएं हैं और वो भी आराम करना चाहता है। इसलिए अगर सामने वाला मेरे जैसा ही है तो उससे डरने की कोई वजह नहीं हो सकती। अब मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या ये बात काम की नहीं है? अगर सामने वाला मेरा जैसा ही है तो उससे डरने की कोई वजह ही नहीं है। लोगों को सही नजरिए से देखने के दो तरीके ये हैं। पहला, सामने वाले आदमी को संतुलित दृष्टि से देखें। लोगों के साथ व्यवहार करते समय इन दो बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण है। हर आदमी महत्वपूर्ण होता है, परंतु ये भी याद रखें कि आप भी महत्वपूर्ण हैं। तो जब आप किसी आदमी से मिले तो ऐसा सोचे, हम दो महत्वपूर्ण लोग मिलकर किसी आपसी लाभ या रुचि के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ महीने पहले एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने फोन पर मुझे बताया कि उसने मेरे सुझाए एक युवक को नौकरी पर रख लिया है। आपको पता है कि मुझे उसकी किस बात ने प्रभावित किया? मेरे दोस्त ने कहा, कौन सी बात ने? मैंने पूछा। मुझे उसका आत्मविश्वास बेहद पसंद आया। ज्यादातर उम्मीदवार तो कमरे में घुसते समय डरे और सहमे हुए थे।
उन्होंने मुझे उस तरह के जवाब दिए जो उनकी राय में मैं सुनना चाहता था। एक तरीके से ज्यादातर उम्मीदवार भिखारियों की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्हें आप कुछ भी दे सकते थे और उन्हें आपसे किसी खास चीज की उम्मीद नहीं थी। परंतु जी का व्यवहार इन सबसे अलग था। उसने मेरे प्रति सम्मान दिखाया, परंतु इसके साथ ही वो महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने प्रति भी सम्मान दिखाया। मैंने उससे जितने सवाल पूछे उसने भी मुझसे तकरीबन उतने ही सवाल पूछे। वो कोई चूहा नहीं है, वो असली मर्द है और मैं उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। आपसी महत्व का रवैया आपको परिस्थिति को देखने का संतुलित रवैया देता है। सामने वाला आदमी आपकी नजर में आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन पाता। हो सकता है सामने वाला आदमी बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा हो, परंतु याद रखें है तो वो भी एक इंसान ही। उसके पास भी तो वही रुचियां, इच्छाएं और समस्याएं होंगी जो आपके पास है। पॉइंट नंबर 2, समझने का रवैया विकसित करें। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके पर कतरना चाहते हैं, आपके पैर खींचना चाहते हैं, आपकी बुराई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। अगर आप इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हो तो ये लोग आपके आत्मविश्वास में बड़े बड़े छेद कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी तरह हार चुके हैं। आपको ऐसे वयस्क हमलावर के विरुद्ध ढाल चाहिए, उस हमलावर के विरुद्ध जो अपनी पूरी ताकत से आप पर चढ़ाई करने के लिए कमर कसे बैठा है। कुछ महीने पहले महफिल्स होटल की रिजर्वेशन डेस्क पर मैंने सीखा कि इस तरह के लोगों का सामना किस तरह से किया जा सकता है। शाम के 5 बजे थे और होटल में नए अतिथियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। मेरे सामने वाले आदमी ने क्लर्क को अपना नाम बताया। क्लर्क ने कहा, यस सर, आपके लिए एक बढ़िया सिंगल रूम बुक किया हुआ है। सिंगल? वो आदमी गुस्से से चिल्लाया, मैंने तो डबल बेडरूम का ऑर्डर दिया था। क्लर्क ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं देख लेता हूं सर। उसने अपनी फाइल निकाली और उसमें देखा। कहा, माफ कीजिए सर, आपके टेलीग्राम में साफ लिखा हुआ था कि सिंगल रूम चाहिए। अगर खाली होता तो मैं आपको खुशी खुशी डबल बेडरूम दे देता, परंतु हमारे पास अभी कोई डबल बेडरूम खाली नहीं है। क्रुद्ध ग्राहक चिल्लाया, भाड़े में जाए कि टेलीग्राम में क्या लिखा है, मुझे तो डबल बेडरूम ही चाहिए। फिर उसने इस लहजे में बात करना चालू किया, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। और उसके बाद वो वहां तक आ गया, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। शाब्दिक आक्रमण की इस बौछार को विनम्रता से सहन करते हुए क्लर्क ने कहा, सर माफ कीजिए, हमने आपके निर्देशों का पालन किया है। आखिरकार ग्राहक जो अब आग बबूला हो चुका था और बोला, चाहे मुझे सबसे बढ़िया कमरा भी मिल जाए तो भी मैं इस होटल में कभी नहीं ठहरूंगा। और ये कहकर वो होटल से बाहर निकल गया। मैं डेस्क पर पहुंचा और मैं सोच रहा था क्लर्क इस बदतमीजी भरे व्यवहार के कारण विचलित होगा, परंतु मुझे हैरत हुई जब उसने मेरा स्वागत मधुर अंदाज में गुड मॉर्निंग सर कहकर किया। जब वो मेरे रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूरी कर रहा था तो मैंने उसे कहा, मुझे आपका तरीका पसंद आया, आपका अपनी भावनाओं पर जबरदस्त नियंत्रण है। सर, क्लर्क ने कहा, मैं इस तरह के आदमी पर गुस्सा नहीं हो सकता। वो वास्तव में मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहा था, मैं तो सिर्फ एक बलि का बकरा था। शायद उस बेचारे को अपनी पत्नी से कोई समस्या होगी या उसका बिजनेस चौपट हो रहा होगा, या हो सकता है वो हीन भावना से ग्रस्त हो और ये उसके लिए एक सुनहरा अवसर था जब वो अपनी शक्ति सिद्ध कर सके। मैं वो आदमी था जिस पर वो अपने दिल की भड़ास निकाल सकता था। क्लर्क ने बाद में ये जोड़ दिया, अंदर से शायद वो आदमी बहुत भला होगा, ज्यादातर लोग होते हैं। लेफ्ट की तरफ बढ़ते समय मैं उसके शब्दों को दोहरा रहा था, अंदर से शायद वो बहुत भला आदमी होगा, ज्यादातर लोग होते हैं। जब भी कोई आप पर आक्रमण करे तो आप इन 2 वाक्यों को याद कर लें, अपने गुस्से को काबू पर रखें। इस तरह की स्थितियों में जीतने का यही तरीका होता है कि सामने वाले को अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दें और फिर इस घटना को भूल जाएं। कई साल पहले विद्यार्थियों की परीक्षा की कॉपी जांचते समय मुझे देखकर हैरत हुई। इस विद्यार्थी ने पूरे साल समूह चर्चाओं और पिछले टेस्ट में यह साबित किया था कि उसमें प्रतिभा थी, जबकि उसकी परीक्षा की कॉपी कुछ और ही कह रही थी। मुझे ऐसा अनुमान था कि वो कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, इसके बजाय उसके नंबर परीक्षा में सबसे कम आ रहे थे। जैसा मैं इस तरह के मामले में किया करता था, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि वो उस विद्यार्थी को मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बुलवाए। जल्द ही पॉल डब्ल्यू वहां आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बुरे दौर से गुजर रहा था। उसके बैठने के बाद मैंने उससे कहा, क्या हुआ पॉल, तुमने परीक्षा में जिस तरह लिखा है उस तरह की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। पॉल पेशोमिश में था। उसने अपने पैरों की तरफ देखते हुए जवाब दिया, सर, जब मैंने देखा कि आपने मुझे नकल करते हुए देख लिया है, इसके बाद मेरी हालत खराब हो गई। मैं कोई सवाल ठीक से नहीं कर पाया। ईमानदारी से कहूं तो मैंने जिंदगी में पहली बार नकल की थी। मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बेईमानी का सहारा ले लूं। यह बुरी तरह परेशान दिख रहा था, परंतु एक बार जब उसने बोलना शुरू कर दिया तो फिर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
मुझे लगता है अब आप मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। यूनिवर्सिटी का नियम तो यही है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी भी तरह की चीटिंग करेगा तो उसे हमेशा के लिए कॉलेज से निष्कासित किया जा सकता है। यहाँ पर पॉल ने यह बताना चालू कर दिया, कॉलेज से निकाले जाने के बाद उसके परिवार की इज्जत खाक में मिल जाएगी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और इसके अलावा और भी बहुत सारे बुरे परिणाम होंगे। आखिरकार मैंने उससे कहा, अब बस भी करो, शांत बैठ जाओ। मैं तुम्हें कुछ बता दूं, मैंने तुम्हें नकल करते हुए नहीं देखा। जब तक तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, जब तक मुझे यह अंदाजा ही नहीं था कि समस्या यह थी। मुझे दुख है पॉल कि तुमने नकल की। फिर मैंने आगे बोला, पॉल मुझे बताओ कि तुम अपने यूनिवर्सिटी के अनुभव से क्या सीखना चाहते हो। अब वो थोड़ा शांत हो चुका था और एक पल रुकने के बाद उसने जवाब दिया, डॉक्टर मुझे लगता है मेरा असली लक्ष्य तो जीने का तरीका सीखना है, परंतु मुझे लगता है मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में बुरी तरह सफल हो चुका हूँ। हम कई तरीकों से सीखते हैं, मैंने कहा। मुझे लगता है तुम इस अनुभव से सफलता का असली सबक सीख सकते हो। जब तुमने अपने पर्ची से नकल की तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कचोटने लगी। इससे तुम में अपराध बोध की भावना जाग गई और तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो गया। जैसा तुमने कहा, इसके बाद तुम्हारी हालत खराब हो गई। ज्यादातर बार होता यह है पॉल कि सही और गलत का मसला हम नैतिक या धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। अब इस बात को समझ लो, मैं यहाँ तुम्हें भाषण नहीं दे रहा हूँ, ना ही तुम्हें सही और गलत काम के बारे में कोई प्रवचन देने के मूड में हूँ, परंतु ये जरूरी है कि हम इसके व्यवहारिक पहलू पर नजर डालें। जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जो तुम्हारी अंतरात्मा के खिलाफ होता है तो तुम में अपराधबोध आ जाता है, और इस अपराधबोध के खिलाफ होता है जो तुम में अपराधबोध आ जाता है और इस अपराधबोध के कारण तुम्हारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप ठीक तरह से नहीं सोच सकते क्योंकि आपका दिमाग लगातार यही सवाल पूछता है, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा। पॉल, मैंने आगे कहा, तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबर की इतने ज्यादा चाह थी कि तुमने वो किया जो तुम्हारी नजरों में गलत था। जीवन में बहुत सारे मौके आएंगे जब सफलता हासिल करने के लिए तुम्हारे सामने गलत काम करने का प्रलोभन मौजूद होगा। उदाहरण के तौर पर किसी दिन आप इतनी बुरी तरह कोई सामान बेचना चाहेंगे कि आप अपने ग्राहक को जानबूझकर गलत जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए मजबूर कर देंगे, और ऐसा करने से आपको सफलता मिल सकती है, परंतु इससे होता यह है आपका अपराध बोध आप पर हावी हो जाएगा और अगली बार जब आप अपने ग्राहक को देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। आप सोचने लगेंगे, क्या उसे पता चल गया है मैंने उसे धोखा दिया था। आपकी प्रस्तुति इसलिए प्रभावी नहीं होगी क्योंकि आप पूरे मन से प्रस्तुति नहीं दे पाएंगे। इस बात की संभावना है कि आप इसके बाद उसी ग्राहक को दूसरी, तीसरी, चौथी और कई बार सामान बेचने का अवसर गंवा देंगे। लंबे समय में इस तरह की गलत सेल्स तकनीकें आपकी अंतरात्मा को तो चोट पहुंचाएंगे ही, आपकी आमदनी को भी कम कर देंगी। इसके बाद मैंने पॉल को बताया कि जब किसी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स आदमी को डर सताता है कि उसकी पत्नी को उसके विवाहोत्तर प्रेम संबंध का पता चल जाएगा तो वह असफल होने लगता है। वह दिन रात यही सोचता रहता है, क्या उसे पता चल जाएगा, क्या उसे पता चल जाएगा। इस कारण उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि वह नौकरी या घर में कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाता। मैंने पॉल को याद दिलाया, कई अपराधी कोई सबूत या संकेत नहीं छोड़ते, फिर भी वे सिर्फ इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि वे अपराधियों की तरह व्यवहार करते हैं और उन्हें देखकर यह समझ में आ जाता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। उनकी अपराधबोध की भावनाएं उन्हें संदिग्ध आदमियों की सूची में शामिल कर देती है। हम में से हर एक में सही होने, सही सोचने और सही काम करने की इच्छा होती है। जब हम इस इच्छा के विपरीत व्यवहार करते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा में कैंसर की बीमारी आमंत्रित कर लेते हैं। ये कैंसर बढ़ता है और हमारे आत्मविश्वास को कम करता है। इसलिए इस तरह का कोई काम ना करें जिसे करने के बाद आपको डर सताने लगे, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या लोगों को इस बात का पता चल जाएगा, क्या मैं बचने में सफल हो पाऊंगा। धोखा देकर और अपना आत्मविश्वास कम करके अच्छे नंबर लाने की यानी कि सफल होने की कोशिश कभी ना करें। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पॉल को सीख मिल गई। उसने सही काम करने का व्यवहारिक मूल्य समझ लिया। मैंने सुझाव दिया कि वो बैठ जा, एक बार फिर से परीक्षा दे। उसने मुझसे सवाल किया, परंतु क्या आप मुझे कॉलेज से नहीं निकालेंगे? जवाब था, मैं निष्कासन के नियम जानता हूं, परंतु अगर हम धोखा देने वाले सारे विद्यार्थी को कॉलेज से निकाल देंगे तो हमारे आधे प्रोफेसर की छुट्टी हो जाएगी, और अगर हम धोखा देने का विचार करने वाले सभी विद्यार्थियों को निकाल देंगे तो हमें कॉलेज में ताले लगाने पड़ेंगे। इसलिए मैं इस घटना को भूलने के लिए तैयार हूं, अगर तुम एक काम करो। बिल्कुल, उसने कहा। मैंने उसे एक पुस्तक दी। पुस्तक का नाम था 50 ईयर्स विद द गोल्डन रूल। इसे देते हुए मैंने उससे कहा, पॉल, इस किताब को पढ़ो और पढ़ने के बाद इसे वापस कर देना। जेसी पेनी के खुद के शब्दों में जानो किस तरह सही काम करने की वजह से वे अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों के समूह में शामिल हो गए। सही काम करने से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट रहती है
और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो दो नकारात्मक बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि हमें अपराध बोध आ जाता है और इस अपराध बोध से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। दूसरी बात ये कि देर सवेर दूसरे लोगों को हमारे गलत काम की जानकारी मिल जाती है और उनका हम पर से विश्वास उड़ जाता है। सही काम करें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। सफल चिंतन का यही कारगर तरीका है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया जा रहा है जो 25 बार पढ़ने लायक है। इसे तब तक पढ़ते रहें जब तक कि आपके दिमाग में पूरी तरह से घुस ना जाए। विश्वासपूर्ण चिंतन के लिए विश्वासपूर्ण काम कीजिए। महान मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू क्रेन ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक अप्लाइड साइकोलॉजी में लिखा है, याद रखिए, काम ही भावनाओं के अग्रज होते हैं। हम अपनी भावनाओं को तो सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु हम अपने कार्यों को नियंत्रित करके अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वैवाहिक समस्याओं और गलतफहमियों को दूर करने के लिए सच्चे मनोवैज्ञानिक तत्वों को जानिए। हर दिन सही काम करिए और जल्द ही आप में सही भावनाएं जाग जाएंगी। ये सुनिश्चित कर लें कि आप अपने जीवन साथी के साथ डेटिंग करें, उनका चुंबन लें, हर दिन उसकी सच्ची तारीफ करें और भी ऐसी ही छोटी छोटी चीजें करें और आपको प्यार कम होने की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। आप प्रेम से काम करते रहेंगे तो जल्दी आप में प्रेम की भावना भी उत्पन्न हो जाएगी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक गतिविधियों में बदलाव करके हम अपने रवैये को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप मुस्कुराने की क्रिया करते हैं तो आप सचमुच मुस्कुराने के मूड में आ जाएंगे। जब आप अपने शरीर को झुकाने के बजाय तान लेते हैं तो आप ज्यादा सुपीरियर महसूस करने लगते हैं। इसके उलट अगर त्योरियां चढ़ाकर देखें तो पाएंगे कि आप त्योरियां चढ़ाने के मूड में आ गए हैं। ये सिद्ध करना आसान है कि अपनी क्रियाओं पर काबू करके आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। जो लोग अपना परिचय देने में संकोच करते हैं वे अपने संकोच को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं अगर वे सिर्फ कुछ सामान्य क्रियाएं करें। पहली बात तो ये कि सामने वाले से गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति की तरफ एकदम सीधे देखें और तीसरी बात, सामने वाले से कहें, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। इन 3 साधारण क्रियाओं से आपका संकोच अपने आप और तत्काल दूर हो जाएगा। आत्मविश्वास से भरी क्रिया की वजह से आप में अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा। आत्मविश्वासपूर्ण चिंतन करने के लिए आत्मविश्वास की क्रियाएं कीजिए। जिस तरह की भावनाएं आप अपने में जगाना चाहते हैं उस तरह के काम कीजिए। नीचे आत्मविश्वास बढ़ाने वाले 5 अभ्यास दिए जा रहे हैं। इन्हें सावधानी से पढ़ें, फिर इनका अभ्यास करने की पूरी कोशिश करें और आप अपना आत्मविश्वास काफी बढ़ा पाएंगे। पहला, आगे की बेंच पर बैठिए। कभी अपने मीटिंग या चर्च या क्लासरूम या किसी और तरह की सभा में इस बात पर गौर किया है कि पीछे की सीटें सबसे पहले भर जाती हैं। ज्यादातर लोग पीछे की लाइन में इसलिए बैठते हैं ताकि वे लोगों की नजरों में ना आए, और वे लोगों की नजरों में आने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका अभ्यास कीजिए। आगे से यह नियम बना लें कि आप जितनी आगे बैठ सकते हो बैठें। ये बात तो पक्की है, आगे बैठने से आप थोड़े ज्यादा नजरों में रहते हैं, परंतु याद रखें, सफलता के लिए लोगों की नजरों में रहना जरूरी होता है। दूसरा, नजरें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। आदमी किस तरह अपनी आंखों का प्रयोग करता है, इससे भी हमें उसके बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। अगर कोई आपकी आंखों में सीधे नहीं देखता है तो आपके मन में यह सवाल तत्काल आ जाता है, यह आदमी क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? यह आदमी किस बात से डरा हुआ है? क्या ये मुझे धोखा देना चाहता है? इस आदमी के इरादे क्या हैं? आमतौर पर आंखों के संपर्क में असफलता से 2 बातें पता चलती हैं। पहली ये, मैं आपके सामने आने पर असहज अनुभव करता हूं, मैं आपसे हीन अनुभव करता हूं, मैं आपसे डरा हुआ अनुभव करता हूं। या सामने वाले से आंख ना मिलाने से यह बात पता चलती है, मैं अपराध बोध से ग्रस्त हूं, मैंने ऐसा कुछ किया है, ये सोचा है जो मैं नहीं चाहता कि आपको पता चल जाए। मुझे डर है अगर मैं आपसे नजरें मिलाऊंगा तो आप मेरे दिल की बात समझ जाएंगे। जब आप नजरें मिलाने से बचते हैं तो आप सामने वाले पर अच्छी छाप नहीं छोड़ पाते। आप कहते हैं, मैं डरा हुआ हूं, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। इस डर को जीतने का यही तरीका है कि आप सामने वाले से नजरें मिलाकर बात करें। नजरें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है, मैं ईमानदार और सच्चा हूं, मैं जो कह रहा हूं मैं उसमें पूरी तरह यकीन करता हूं, मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। अपनी आंखों से काम लीजिए, दूसरे आदमी की आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। इससे न सिर्फ आप में आत्मविश्वास आ जाएगा बल्कि इससे सामने वाले भी आप पर विश्वास करने लगेगा। पॉइंट नंबर 3, 25% तेज चलिए। जब मैं छोटा था तो काउंटी सीट पर जाना ही अपने आप में एक रोमांचक अनुभव होता था। जब सारे काम हो चुके होते और हम कार में लौट आते तो मेरी माँ अक्सर कहा करती थी,
डेवी, यहाँ थोड़ी देर चुपचाप बैठो और देखो कि लोग किस तरह से चल रहे हैं। मैं इस खेल को बहुत अच्छी तरह से खेलती थी। वे कहा करती थी, उस आदमी को देखो, वह परेशान सा दिख रहा है। या तुम्हें क्या लगता है वह महिला क्या करने जा रही है? या उस आदमी की तरफ देखो, वो कोहरे में लिपटा हुआ लगता है। लोगों को चलते हुए देखना सचमुच मजेदार है। मनोरंजन का यह तरीका फिल्म देखने से सस्ता पड़ता था। मुझे बाद में पता चला इस खेल को खेलने के पीछे माँ का एक कारण यह भी था और इससे ज्यादा शिक्षा भी मिलती थी। मैं अभी लोगों को चलते हुए देखता हूँ, कॉरिडोर में, लॉबी में, फुटपाथ पर लोगों को चलते हुए देखकर मैं समझ लेता हूँ उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। मनोवैज्ञानिक झुकी हुई मुद्राओं और सुस्त चाल का संबंध खुद के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में अप्रिय रवैये से जोड़ते हैं। परंतु मनोवैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि आप अपनी मुद्रा को बदलकर और अपने चलने की गति को बदलकर अपने रवैये को सचमुच बदल सकते हैं। आप भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि शरीर की क्रिया मानसिक क्रिया का परिणाम है। जो आदमी हारा हुआ है, जो आदमी चोट खाया हुआ है, वो मरा मरा चलता है, सुस्त चलता है, उसमें आत्मविश्वास जीरो होता है। औसत लोग औसत चाल चलते हैं, उनकी गति औसत होती है, उनके चेहरे पर लिखा होता है, मुझे अपने आप पर नाज नहीं है। एक तीसरा समूह भी होता है। इस समूह के लोगों में प्रबल आत्मविश्वास होता है। वे आम आदमियों से तेज चलते हैं, उनकी चाल में फुर्ती होती है, उनकी चाल दुनिया को बताती है मैं किसी महत्वपूर्ण काम से किसी महत्वपूर्ण जगह जा रहा हूँ। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो काम मैं 15 मिनट बाद करने जा रहा हूँ, मुझे उसमें सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 25% तेज चलने की तकनीक का प्रयोग करके देखें। अपने कंधों को सीधा कर लें, अपने सिर को ऊपर उठा लें और थोड़े तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़े चलें। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है। कोशिश करें और परिणाम खुद देखें। पॉइंट नंबर 4, बोलने की आदत डालें। कई तरह के समूहों के साथ काम करते हुए मैंने पाया है कि बहुत से समझदार और योग्य लोग चर्चाओं में भाग नहीं लेते हैं। चर्चा के दौरान उनका मुंह ही नहीं खुल पाता। ऐसा नहीं है कि उनके पास बाकी लोगों जितने अच्छे विचार नहीं होते या वे बोल नहीं सकते। इसका कारण सिर्फ ये होता है उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। ये चुप्पा आदमी अपने बारे में इस तरह की बातें सोचता है, मेरा विचार शायद काम का नहीं है, अगर मैं कुछ कहूंगा तो हो सकता है लोग मुझे मूर्ख समझें, इसलिए बेहतर यही है मैं चुपचाप बैठा रहूं। इसके अलावा समूह के बाकी लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं दूसरों के सामने यह जताना नहीं चाहता कि मैं कितना नासमझ हूं। जितनी बार ये चुप्पा आदमी बोलने में असफल होता है, वो अपने आप को उतना ही ज्यादा अक्षम और हीन बनाता जाता है। अक्सर वो खुद से एक कमजोर सा वादा करता है। अंदर से वो जानता है कि इस वादे को वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा, कि वो अगली बार मौका पड़ने पर जरूर बोलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार जब चुप्पा आदमी बोलने में असफल रहता है तो वह आत्मविश्वास के जहर की एक और खुराक गटक लेता है। अपने आप पर उसका विश्वास उतना ही कम होता जाता है। सकारात्मक पहलू यह है कि आप जितना ज्यादा बोलते हैं, आपका आत्मविश्वास उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है और आपके लिए अगली बार बोलना उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। बोलने की आदत डालें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आदत विटामिन की तरह काम करती है। आत्मविश्वास बढ़ाने की इस तकनीक का प्रयोग करें। हर ओपन मीटिंग में बोलने का नियम बना लें। आप जिस बिजनेस वार्ता, कमेटी मीटिंग, कम्युनिटी फोरम में भाग लें, उसमें अपने आप कुछ ना कुछ कहें। इस मामले में कोई अपवाद ना रखें, कोई टिप्पणी करें, कोई सुझाव दें, कोई सवाल पूछें और आखिरी में कभी ना बोलें। आपको सबसे पहले बोलने की आदत डालनी चाहिए। आपको झिझक तोड़नी चाहिए और मूर्ख दिखने के बारे में चिंता ना करें। आप मूर्ख नहीं दिखेंगे। अगला आदमी चाहे आपसे सहमत ना हो, परंतु कोई दूसरा आदमी आपसे जरूर सहमत होगा। अपने आप से यह सवाल करना छोड़ दें, क्या मैं कभी बोलने की हिम्मत कर पाऊंगा? इसके बजाय समूह के लीडर का ध्यान आकर्षित करने का लक्ष्य बनाइए ताकि आप बोल सकें। बोलने के विशेष प्रशिक्षण और अनुभव के लिए अपने स्थानीय टोस्ट मास्टर के क्लब में शामिल हो जाइए। हजारों लोगों ने इस तरह के सुनियोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों के साथ और लोगों के सामने चर्चा करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है। पॉइंट नंबर 5, बड़ी मुस्कुराहट दीजिए। ज्यादातर लोगों का कहना है कि मुस्कुराहट से उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। उन्हें बताया गया है कि मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने का एक बहुत बढ़िया दवा है, परंतु ज्यादातर लोग इस बात से इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि जब वे डरे हुए होते हैं तो वे मुस्कुराने की कोशिश नहीं करते। ये छोटा सा प्रयोग करके देखें। आप पराजित अनुभव करें और बड़ी मुस्कुराहट दें। एक साथ एक ही समय में यह संभव नहीं है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। बड़ी मुस्कुराहट आपको आत्मविश्वास देती है। बड़ी मुस्कुराहट आपका डर भगाती है, चिंता दूर करती है और निराशा हर लेती है। और एक सच्ची मुस्कुराहट सिर्फ आपके आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाती, यह सिर्फ आपके मन से बुरी भावनाओं को नहीं हटाती। सच्ची मुस्कुराहट से लोगों का विरोध भी पिघल जाता है और यह तत्काल होता है।
अगर आप किसी को बड़ी सी सच्ची मुस्कुराहट दें तो सामने वाला आदमी आपसे गुस्सा हो ही नहीं सकता। कुछ समय पहले की बात है, मेरे साथ एक घटना हुई जिसमें ऐसा ही हुआ। मैं चौराहे पर हरी बत्ती जलने का इंतजार कर रहा था, तभी धड़ाम की आवाज आई। मेरे पीछे वाले ड्राइवर का पैर ब्रेक पर से हट गया था और उसने मेरी कार के बम्पर में पीछे से टक्कर मार दी थी। मैंने शीशे में यह देखा, वो बाहर निकला था। मैं भी तत्काल बाहर निकल आया और नियमों की पुस्तक को भूलते हुए बहस के लिए तैयार हो गया। मैं मानता हूं मैं उससे बहस करके उसे नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था, परंतु सौभाग्य से इसके पहले कि मुझे ऐसा करने का मौका मिलता, वो मेरे पास आया और मुस्कुराया। उसने गंभीरता से कहा, दोस्त, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसकी मुस्कुराहट और उसके गंभीर वाक्य को सुनकर मेरा गुस्सा काफूर हो गया। जवाब में मैंने इस तरह की बात कही, चलता है, ऐसा तो होता ही रहता है। पलक झपकते ही हमारा विरोध मित्रता में बदल गया। बड़ी मुस्कुराहट दीजिए और आप महसूस करेंगे कि एक बार खुशी के दिन लौट आए हैं, परंतु मुस्कुराहट बड़ी होनी चाहिए। आधी मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा। आधी मुस्कुराहट की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तब तक मुस्कुराए जब तक आपके दांत ना दिखने लगे। बड़ी मुस्कुराहट की सफलता की पूरी गारंटी है। मैंने कई बार सुना है, हाँ, परंतु जब मैं डरा हुआ होता हूँ या मैं गुस्से में होता हूँ तो मेरे मुस्कुराने की इच्छा ही नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती होगी, किसी की भी नहीं होती, परंतु यही तो खास बात है। आप ऐसे वक्त भी खुद से कहें, मैं मुस्कुराना चाहता हूं, फिर मुस्कुराइए। मुस्कुराहट की शक्ति का दोहन कीजिए। इन 5 तकनीकों के प्रयोग से लाभ उठाइए। पहला, कार्य करने के से डर दूर होता है। अपने डर को चिन्हित कर लें और फिर रचनात्मक कार्य करें। आक्रमणता, किसी परिस्थिति के बारे में कुछ न करने की आदत से डर बढ़ता है और आत्मविश्वास कम होता है। दूसरा, अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करने की कोशिश करें। नकारात्मक, खुद को नीचा दिखाने वाले विचारों की मानसिक राक्षस न बनने दें। अप्रिय घटनाओं या परिस्थितियों को याद करने की आदत छोड़ दें। इस किताब का भाग नंबर 4 पार्ट नंबर 4 चालू होता है, बड़ा कैसे सोचें। हाल ही में मैंने एक बड़ी औद्योगिक कंपनी के रोजगार विशेषज्ञ से चर्चा की। ये विशेषज्ञ हर साल 4 महीने कॉलेज में जाकर वहां के प्रतिभाशाली सीनियर छात्रों को अपनी कंपनी के जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुनती थी। उसकी बातों से लगा जैसे वो छात्रों के रवैये से निराश थी। मैं हर दिन 8 से 12 ऐसे कॉलेज सीनियर्स का इंटरव्यू लेती हूँ जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वो होती है उनकी प्रेरणा, उनका प्रयोजन। हमें जानना चाहते हैं क्या यह आदमी कुछ साल बाद हमारे लिए बड़े प्रोजेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रांच ऑफिस या फैक्ट्री को संभाल सकता है, ये किसी और तरीके से कंपनी के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। मुझे कहना पड़ेगा, मैं जिन लोगों से चर्चा करती हूँ उनमें से ज्यादातर सीनियर्स के व्यक्तिगत लक्ष्यों को देखकर मैं खुश नहीं हूँ। आपको जानकर हैरत होगी कि 22 साल के लड़के हमारे बाकी किसी चीज से ज्यादा हमारे रिटायरमेंट प्लान में रुचि लेते हैं। उनका दूसरा पसंदीदा सवाल होता है, क्या मुझे घूमने को मिलेगा। उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए सफलता शब्द सुरक्षा का पर्यायवाची होता है। हम इस तरह के लोगों को अपने कंपनी से जोड़ने का जोखिम क्यों उठाएं। आज के युवा बाकी बातों में तो इतने आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मेरे समझ में यह नहीं आता जब वे अब भी अपने भविष्य के बारे में इतना संकुचित रवैया क्यों रखते हैं। हर दिन अवसर बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा देश रिकॉर्ड तरक्की कर रहा है। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर अमेरिका में तरक्की का कोई युग है तो यही है। अब अगर इतने सारे लोगों का सोच इतना छोटा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए एक बहुत बड़े कैरियर का रास्ता खुला हुआ है। सफलता के मामले में लोगों को इंच या पाउंड के हिसाब से नहीं नापा जाता, ना ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमियों के पैमाने से नापा जाता है। उन्हें तो उनके सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। देखते हैं कि हम किस तरह अपने सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछकर देखा है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। आत्म मूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीकों से साफ दिखती है। जॉन अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है, वो इसी तरह की नौकरी करना चाहता है, परंतु वो इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता क्योंकि वो सोचता है मैं इस नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूँ, इसलिए कोशिश करने की मेहनत क्यों करूं। यह जिम जॉन के साथ डेटिंग पर जाना चाहता है, परंतु वह उससे नहीं पूछता क्योंकि उसे लगता है वो तैयार नहीं होगी। टॉम को लगता है कि मिस्टर रिचर्ड्स उसके माल के अच्छे ग्राहक हो सकते हैं, परंतु टॉम मिस्टर रिचर्ड्स से मिलने नहीं आता। उसे लगता है कि मिस्टर रिचर्ड्स जैसे बड़े आदमी उससे नहीं मिलेंगे। पीट नौकरी का आवेदन भर रहा है। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है,
आप शुरुआत में कितनी तनख्वाह चाहेंगे? पीप एक छोटी सी रकम लिख देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इससे ज्यादा तनख्वाह के योग्य नहीं है, जबकि वो इससे ज्यादा तनख्वाह पाना चाहता है। हजारों सालों से दार्शनिक हमें सब अच्छी सलाह देते आ रहे हैं, खुद को जाने, परंतु ज्यादातर लोग इस सलाह का मतलब ये निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जाने। ज्यादातर आत्म मूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियां, कमियां, अयोग्यताओं की लंबी सी मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें अपनी कमियां पता है, अच्छी बात है, इनसे हमें पता चलता है कि हमें इन क्षेत्रों में सुधार करना है, परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाए तो हम परेशानी में फंस जाएंगे, हमारा मूल्य अपनी नजरों में कम हो जाएगा। यहाँ एक अभ्यास दिया गया है जिससे आप अपने सच्चे आकार को नाप सकते हैं। मैंने इसे एग्जीक्यूटिव और सेल्स पर्सनल के अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आजमाया है। ये वाकई काम करता है। पहला, अपने 5 प्रमुख गुणों को तय कीजिए। किसी निष्पक्ष दोस्त की मदद लीजिए, जैसे आपकी पत्नी, आपका सीनियर, आपका प्रोफेसर, कोई समझदार आदमी जो आपको सच्ची राय दे सके। गुणों के उदाहरण है शिक्षा, अनुभव, तकनीकी योग्यता, हुलिया, संतुलित घरेलू जीवन, रवैया, व्यक्तित्व, लीडरशिप की योग्यता। दूसरा, हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों का नाम लिख लीजिए जो बेहद सफल हैं, परंतु उनमें यह गुण उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में यह गुण आप में है। इस अभ्यास को पूरा कर लेने पर पाएंगे कि आप किसी न किसी बात में कई सफल लोगों से आगे हैं। ईमानदारी से आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं। इसलिए आप अपने सोच को भी अपने असली आकार के हिसाब से बना लें, उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं, और कभी खुद को सस्ते में ना बेचें। जो व्यक्ति अचल शब्द के लिए दुर्भेद शब्द का प्रयोग करता है या बचत की जगह मितव्ययता शब्द का प्रयोग करता है, उसके बारे में हम ये जान जाते हैं कि उसकी शब्दावली का दायरा बड़ा है, परंतु क्या उसके पास एक बड़े चिंतक के शब्दावली है? शायद नहीं। जो लोग कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लोग ऐसे अलंकारिक वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझने में आम लोगों को कठिनाई होती है, वे दरअसल दिखावटी और घमंडी लोग होते हैं, और दिखावटी लोग आमतौर पर छोटे चिंतक होते हैं। किसी आदमी की शब्दावली का महत्वपूर्ण पैमाना उसके शब्दों की संख्या का आकार नहीं है। असली महत्व की बात तो यह है कि उसके शब्दों का उस पर और सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यह एक मूलभूत बात बताई जा रही है। हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते हैं, हम तस्वीरों या बिंबों में सोचते हैं। शब्द विचारों के लिए कच्चा माल है। जब इन्हें बोला जाता है या पढ़ा जाता है तो हमारा दिमागी कंप्यूटर इन शब्दों को अपने आप तस्वीरों में बदल लेता है। हर शब्द, हर वाक्य अपने दिमाग में एक अलग तस्वीर बनाता है। अगर कोई कहता है जिम ने एक नया स्लेट लेवल खरीदा है, तो हमारे दिमाग में एक अलग तस्वीर बनती है, परंतु अगर आपको बताया जाता है जिम ने एक नया रेंच हाउस खरीदा है, तो आपके दिमाग में दूसरी ही तस्वीर बनती है। हमारे दिमाग में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शब्दों की वजह से बनती हैं। इसे इस तरीके से देखें, जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो आप एक तरह से दूसरे लोगों के दिमाग में फिल्में बनाने वाले प्रोजेक्टर का काम कर रहे हैं, और आप जिस तरह की फिल्म दिखाएंगे सामने वाले पर आपका प्रभाव ऐसा ही पड़ेगा। इसे इस तरीके से देखें, जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो आप एक तरह से दूसरे लोगों के दिमाग में फिल्में दिखाने वाले प्रोजेक्टर का काम कर रहे हैं, और आप जिस तरह की फिल्म दिखाएंगे सामने वाले पर आपका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों को ये बताते हैं, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि हम असफल हो गए हैं, इस वाक्य का लोगों पर क्या असर होगा? वे लोग इन शब्दों में हार और निराशा और दुख के चित्र देखेंगे जो असफल शब्द में छुपे हुए हैं। इसके बजाय अगर आप कहते हैं ये रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं, तो इससे उनका उत्साह बढ़ जाएगा और वे एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए आप कहते हैं हमारे सामने एक समस्या है। ऐसा कहने पर दूसरों के दिमाग में आप एक ऐसी तस्वीर बना देंगे जो सुलझाने में मुश्किल और अप्रिय होगी। इसके बजाय ये कहिए हमारे सामने एक चुनौती है, और इस वाक्य से आप एक ऐसी मानसिक तस्वीर बना देते हैं जिसमें आनंद है, खेल है, करने के लिए कुछ अच्छा है। या किसी समूह से कहें हमने काफी बड़ा खर्च कर डाला है और लोगों को लगता है कि खर्च हुआ पैसा कभी वापस नहीं लौटेगा। निश्चित रूप से यह नकारात्मक वाक्य है। इसके बजाय ये कहिए हमने काफी बड़ा निवेश किया है, और लोग एक ऐसी तस्वीर बना लेंगे जिसमें बाद में लाभ लौटता हुआ दिखता है और एक बहुत सुखद दृश्य होता है। मुद्दे की बात यह है, बड़े चिंतकों में अपने और दूसरों के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील और आशावादी तस्वीरें बनाने की कला होती है। बड़े सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र प्रदान कर सकें। नीचे बाएं हाथ के कॉलम में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनसे छोटे, नकारात्मक, निराशाजनक विचार उत्पन्न होते हैं। दाएं हाथ के कॉलम में उसी परिस्थिति के बड़े सकारात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। पढ़ते समय खुद से पूछे मैं किस तरह के मानसिक चित्र देख रहा हूं। छोटे, नकारात्मक मानसिक चित्र उत्पन्न करने वाले वाक्य
पहला, इससे कोई फायदा नहीं होगा, हम हार चुके हैं। जबकि सकारात्मक चित्र उत्पन्न करने वाला वाक्य, हम अभी हारे नहीं हैं, हम कोशिश करते रहेंगे, ये रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं। दूसरा, मैंने पहले भी ये बिजनेस किया था और मैं इसमें असफल हो गया था, मैं अब दोबारा भूलकर कोशिश नहीं करूंगा। जबकि मैं एक बार इसमें जरूर असफल हुआ था, परंतु उसमें गलती मेरी ही थी, अब मैं एक बार फिर कोशिश करके देखूंगा, उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। तीसरा, मैंने कोशिश करके देखा है, परंतु यह माल बिकता ही नहीं है, लोग इसे नहीं खरीदना चाहते। जबकि सकारात्मक, अब तक मैं माल नहीं बेच पाया हूं, परंतु मैं जानता हूं यह अच्छा है और मैं ऐसा फार्मूला ढूंढ लूंगा जिनसे धड़ाधड़ बिकने लगे। पॉइंट नंबर 4, बाजार माल से अटा पड़ा है। सोचिए 75% संभावित माल तो पहले बिक चुका है, बेहतर है मैं इससे बाहर निकल आऊं। बड़े सकारात्मक चित्र उत्पन्न करने वाले वाक्य, सोचिए 25% बाजार तो खुला पड़ा है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, यह बहुत बड़ा अवसर है। पांचवा, उनके ऑर्डर छोटे होते हैं, मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा, उनके ऑर्डर अब तक छोटे हैं, मैं ऐसी योजना बनाता हूं जिनसे वे मुझसे और ज्यादा माल खरीदें। छठा, आपकी कंपनी में चोटी पर पहुंचने में मुझे 5 साल लगेंगे और 5 साल बहुत लंबा समय है, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। 5 साल का समय ज्यादा नहीं होता, जरा सोचिए, इसके बाद भी मेरे पास चोटी के पद पर रहने के लिए 30 साल का समय बचता है। सातवां, प्रतियोगी कंपनी के पास हर लाभ है, मैं उनके विरुद्ध अपना माल कैसे बेच सकता हूं। प्रतियोगी कंपनी दमदार है, मैं इससे इनकार नहीं करता, परंतु किसी के पास भी पूरे लाभ नहीं होते। हम बैठकर सोचें और ऐसा तरीका खोजें जिससे हम उन्हें हरा सके। आठवां, कोई भी वह माल नहीं खरीदेगा, वर्तमान स्वरूप में शायद इसे ना बेचा जा सके, परंतु हम कुछ परिवर्तनों के बारे में विचार करके इसे बेच सकते हैं। नौवां, हम तब तक इंतजार करें जब तक मंदी नहीं आ जाती, फिर हम स्टॉक खरीदेंगे। हम अभी निवेश करते हैं, हम मंदी के बारे में भला क्यों सोचे, हम समृद्धि पर अपना पैसा क्यों ना लगाएं। 10वां, मैं इस काम के लिए ज्यादा युवा हूं, युवा होने का एक फायदे की बात है। 11, यह उपाय सफल नहीं होगा, मैं यह साबित कर सकता हूं। चित्र, अंधेरा, उदासी, निराशा, दुख, असफलता, ये उपाय सफल होगा, मैं यह साबित कर सकता हूं। चित्र, चमकीला, आशा, सफलता, आनंद, विजय। बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित करने के 4 तरीके, यहाँ 4 तरीके दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित कर सकते हैं। पहला, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े सकारात्मक आशावादी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कीजिए। जब कोई आपसे पूछता है आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं और आप उसे जवाब देते हैं मैं थका हुआ हूं, मुझे सिर दर्द है, काश कि आज शनिवार होता, मेरा आज बहुत बुरा हाल है, तो आप अपनी स्थिति को अपने ही हाथों बिगाड़ रहे हैं। इसका अभ्यास करें, ये एक बहुत आसान बात है, परंतु इसमें बहुत शक्ति है। जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं या आप आज कैसा अनुभव कर रहे हैं, तो जवाब में हमेशा कहिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, और आप कैसे हैं यह कहिए बेहतरीन या शानदार। हर मौके पर कहिए कि आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं और आप सचमुच बढ़िया महसूस करने लगेंगे और ज्यादा बड़ा भी। एक ऐसा आदमी बनिए जो हमेशा बढ़िया महसूस करता है, इससे दोस्त बनते हैं। दूसरा, दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा, सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कीजिए। ये नियम बना ले कि आप अपने सभी दोस्तों और सहयोगियों के लिए बड़े सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी के साथ किसी तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसकी बड़े शब्दों में तारीफ करें, हाँ वो बढ़िया आदमी है, लोग कहते हैं उसका काम बहुत बढ़िया है। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप उसकी बुराई ना करें और घटिया भाषा का इस्तेमाल ना करें। देर सवेर तीसरे आदमी को पता चल जाता है कि आपने क्या कहा था और आपने जो बुराई की थी वो आपको ही बुरा बना सकती है। तीसरा, दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग कीजिए। हर मौके पर लोगों की तारीफ कीजिए। अपनी पत्नी या पति की हर रोज तारीफ करें। अपने साथ काम करने वालों की रोज तारीफ करें। अगर सच्ची तारीफ की जाए तो ये सफलता का औजार बन जाती है। इसका प्रयोग करें, इसका प्रयोग बार बार हर बार करें। लोगों के हुलिये, उनके काम, उनकी उपलब्धियों, उनके परिवारों की तारीफ करें। चौथा, दूसरे के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब लोग इस तरह की बात सुनते हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं, हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है, तो उनके दिमाग में आशा जाग जाती है। परंतु जब वे इस तरह की कोई बात नहीं सुनते, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, हमें यह काम करना है, तो दिमाग की फिल्म बोझिल, बोरिंग हो जाती है और वो भी इसी तरह के हो जाते हैं। जीत का वादा कीजिए और उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। जीत का वादा कीजिए और आपको समर्थन हासिल हो जाएगा। मतलब महल बनाइए, कब्र मत खोदिए। ये मत देखिए कि क्या है, ये देखिए कि क्या हो सकता है। बड़े चिंतक सिर्फ यही नहीं देखते कि क्या है, वे ये भी देख सकते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर 4 उदाहरण दिए जा रहे हैं, ऐसा किस तरह किया जा सकता है। पहला, रियल एस्टेट की कीमतें कैसे बढ़ती हैं। एक बेहद सफल
रियल्टर जो ग्रामीण इलाकों की जायदाद का विशेषज्ञ है, का कहना है अगर हम भविष्य की कल्पना कर सकें तो इससे हमें बहुत लाभ हो सकता है। जहां आज कुछ नहीं है वहां कल क्या हो सकता है, इस बात की कल्पना करना हमें सीखना चाहिए। ग्रामीण इलाका होने के कारण यहाँ ज्यादातर जमीन जायदाद, मेरे दोस्त ने कहा, बहुत आकर्षक नहीं होती। मैं इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को यह नहीं बताता था कि उनके फार्म की हालत अभी कैसी है। मैं अपने पूरे सेल्स प्लान को इस बात के चारों तरफ बनाता हूं कि ये फार्म भविष्य में क्या बन सकता है। ग्राहक को अगर मैं सीधे तरीके से बताऊं इस फार्म में इतने एकड़ जमीन, इतने एकड़ पेड़ हैं और ये शहर से इतने मील दूर है, तो इससे वो उत्साहित नहीं होगा और इसे कभी नहीं खरीदेगा। परंतु जब मैं उसे एक ऐसी योजना बताता हूं वो इस फार्म पर क्या क्या कर सकता है, तो वो इस फार्म को खुशी खुशी खरीद लेता है। मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा किस तरह करता हूं। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और एक फाइल निकाली। ये फॉर्म, उसने कहा, अभी अभी हमारे पास आया है। ये भी बाकी फार्मों की तरह है। ये शहर के 43 मील की दूरी पर है। इसका घर टूटी फूटी हालत में है और पिछले 5 सालों से यहाँ खेती नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने इस जगह का पूरा अध्ययन करने के लिए पिछले सप्ताह यहाँ 2 दिन गुजारे। मैंने इस पूरी जगह के कई चक्कर लगाए। मैंने पड़ोसी फार्मों को भी देखा। मैंने वर्तमान और प्रस्तावित हाईवे प्लान के संदर्भ में भी फार्म की लोकेशन को देखा। मैंने खुद से पूछा ये फार्म किस बड़े काम के लिए उपयुक्त है। मुझे इसमें 3 संभावनाएं दिखी। मैंने तीनों की योजना बना ली। उसने मुझे हर योजना दिखाई। हर योजना स्पष्ट थी और विस्तार से बनी थी। एक प्लान में सुझाव दिया गया था कि फार्म को घुड़सवारी के अस्तबल में बदल दिया जाए। इस प्लान में बताया गया कि यह विचार दमदार है। शहर बढ़ रहा है, लोग गांव को ज्यादा पसंद करने लगे हैं, लोग मनोरंजन पर ज्यादा खर्च करने लगे हैं, सड़कें अच्छी हैं। इस प्लान में बताया गया किस तरह यहाँ पर काफी घोड़े रखे जा सकते हैं जिससे घुड़सवारी से काफी आमदनी की जा सकती है। घुड़सवारी के अस्तबल पर विचार काफी अच्छा, काफी प्रेरक था। योजना को स्पष्ट, विस्तृत और दमदार होना चाहिए। मैं देख सकता था पेड़ों के बीच से गुजरते हुए 1 दर्जन दंपति घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। इसी तरीके से इस मेहनती सेल्समैन ने दूसरी विस्तृत योजना बनाई किस तरह से वृक्षों के फार्म में बदला जा सकता है। और तीसरी योजना थी यहाँ पर वृक्षों के फार्म के साथ साथ पोल्ट्री फार्म भी शुरू किया जा सकता था। अब जब मैं अपने ग्राहकों से चर्चा करता हूं तो मुझे उन्हें यह विश्वास नहीं दिलाना होता कि इसकी वर्तमान हालत में इस फार्म को खरीदना एक अच्छा सौदा है। मैं उन्हें एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जिसमें फार्म पैसा बनाने वाला व्यवसाय बन जाता है। इससे मैं न सिर्फ ज्यादा फार्म बेच सकता हूं और ज्यादा तेजी से बेच सकता हूं, बल्कि जायदाद बेचने के मेरे तरीके का एक और फायदा भी है। मैं अपने प्रतियोगियों से ज्यादा कीमत पर फार्म बेच सकता हूं। लोग जमीन और एक विचार के लिए जो कीमत देते हैं वो सिर्फ जमीन के लिए दी गई कीमत से स्वाभाविक तौर पर ज्यादा होती है। इसी कारण ज्यादातर लोग अपने फार्मों को मेरे यहाँ से बेचना चाहते हैं और हर बिक्री पर मेरा कमीशन बढ़ता जाता है। इसका संदेश यह है, वर्तमान में चीजें कैसी हैं ये देखने के बजाय ये देखें कि वे भविष्य में कैसी हो सकती हैं। कल्पना शक्ति से हर चीज ज्यादा कीमती बन जाती है। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है, वो केवल वर्तमान में ही नहीं उलझा रहता। दूसरा, एक ग्राहक का कितना मूल्य होता है। एक डिपार्टमेंट स्टोर एग्जीक्यूटिव मैनेजरों की मीटिंग को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा, हालांकि मेरे विचार से आपको पुराने जमाने के लगेंगे, परंतु मैं उस विचारधारा की हूं कि अगर आप अपने ग्राहकों से दोस्ताना शालीन व्यवहार करेंगे तो वो बार बार आपके पास आएंगे। एक दिन मैं अपने स्टोर में घूम रही थी। मैंने अपने सेल्समैन को एक ग्राहक से बहस करते सुना। ग्राहक गुस्से में बाहर चला गया। इसके बाद सेल्समैन ने दूसरे सेल्समैन से कहा, मैं $1.98 के ग्राहक के पीछे अपना समय क्यों खराब करूं, उसकी जरूरत के सामान के लिए पूरे स्टोर को क्यों छानूं, वो इस काबिल ही नहीं है। मैं वहां से चली आई, एग्जीक्यूटिव ने कहा, परंतु मैं अपने दिमाग से उस बात को नहीं निकाल पाई। मैंने सोचा यह बहुत गंभीर मामला है कि हमारे सेल्समैन ग्राहकों को 1.98 की श्रेणी में रखने लगे। मैंने तभी यह फैसला किया कि सोच के इस ढंग को बदलना होगा। जब मैं वापस अपने ऑफिस पहुंची तो मैंने अपने रिसर्च डायरेक्टर को बुलाया और उससे पूछा कि हमारे स्टोर में पिछले साल औसत ग्राहक ने कितने पैसे का माल खरीदा। उसने मुझे जो आंकड़ा बताया उससे मुझे भी हैरत हुई। हमारे रिसर्च डायरेक्टर के आंकड़ों के हिसाब से औसत ग्राहक ने हमारे स्टोर से $362 का सामान खरीदा। इसके बाद मैंने सुपरवाइजर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें यह घटना बताई। फिर मैंने उन्हें बताया कि हमारे ग्राहक का मूल्य वास्तव में कितना है। एक बार मैंने जब इन लोगों को समझा दिया कि किसी ग्राहक को एक बार की खरीदारी के हिसाब से नहीं तौलना चाहिए बल्कि सालाना खरीदारी के हिसाब से तौलना चाहिए, तो हमारे स्टोर्स में ग्राहकों के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया।
रिटेलिंग एग्जीक्यूटिव की बात किसी भी तरह के बिजनेस पर लागू होती है। बार बार के बिजनेस में लाभ होता है। अक्सर कई धंधों में शुरुआत में तो कोई लाभ ही नहीं होता। ग्राहकों की भविष्य की खरीद को देखें, यह ना देखें कि वर्तमान में क्या खरीद रहे हैं। ग्राहकों को मूल्यवान समझने से वे बड़े नियमित संरचकों में बदल जाते हैं। ग्राहकों को तुच्छ समझने से वे किसी दूसरी जगह से सामान खरीदने लगते हैं। एक विद्यार्थी ने एक बार मुझे यह महत्वपूर्ण घटना सुनाई और बताया कि वो एक रेस्तरां में कभी नाश्ता क्यों नहीं करता। एक दिन लंच के लिए विद्यार्थी ने कहा, मैंने एक नए रेस्तरां में जाने का फैसला किया। वो रेस्तरां 2 सप्ताह पहले ही खुला था। मेरे लिए अभी पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सुनिश्चित कर लेता हूँ मैं जो खरीद रहा हूँ उसकी कीमत क्या है। मीट सेक्शन के पास से गुजरते समय मैंने टर्की को देखा और उस पर कीमत डाली थी 39 सेंट। जब मैं कैश रजिस्टर के पास गया तो चेकर ने मेरी ट्रे को देखा और कहा 1.09। मैंने विनम्रता से उसे दोबारा चेक करने को कहा क्योंकि मेरे हिसाब से बिल 99 सेंट का होना चाहिए था। मेरी तरफ घूरने के बाद उसने फिर से हिसाब जोड़ा। हिसाब में जो अंतर आ रहा था वो टर्की की कीमत के कारण था। उसने 39 सेंट की जगह मुझे 49 सेंट लिए थे। फिर मैंने उसका ध्यान उस साइन बोर्ड की तरफ खींचा जिसमें लिखा हुआ था 39 सेंट। इससे वो भड़क गया। मुझे इसकी बात की परवाह नहीं कि साइन बोर्ड पर क्या लिखा है, इसका दाम है 49 सेंट। देखिए, ये रही आज की मूल्य सूची। किसी ने शायद गलती से वहां पर साइन बोर्ड लगा दिया होगा, आपको 39 सेंट ही देने होंगे। फिर मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मैंने टर्की ली इसलिए थी क्योंकि इसका मूल्य 39 सेंट था। अगर इसका मूल्य 49 सेंट होता तो मैं इसकी जगह कोई दूसरा चीज ले लेता। इसके बाद भी उसका जवाब था, चाहे जो हो आपको 49 सेंट देने होंगे। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं वहां खड़े रहकर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। परंतु मैंने उसी समय फैसला भी कर लिया कि मैं दोबारा उस रेस्तरां में नहीं जाऊंगा। मैं हर साल लंच पर $250 खर्च करता हूं और ये बात तो पक्की है, मैं उस रेस्तरां में एक पाई भी खर्च नहीं करूंगा। ये छोटे नजरिए का एक उदाहरण है। चेकर ने कीमत का छोटा सा अंतर ही देखा, उसने संभावित $250 की सेंट नहीं देखी। अंधे दूध वाले का मामला। हैरत की बात है लोग किस तरह भावी संभावना के प्रति अंधे होते हैं। कुछ साल पहले एक युवा दूध वाला हमारे घर पर दूध के बिजनेस के सिलसिले में आया। मैंने उसे समझाया कि हमारा दूध वाला अच्छा दूध देता है और हम उसकी सेवाओं से संतुष्ट हैं। फिर मैंने उसे सुझाव दिया वो पड़ोस की महिला से पूछ ले। इसके जवाब में उसने जवाब दिया, मैंने पड़ोस की महिला से पहले बात कर ली है, परंतु वे लोग 2 दिन में 1 क्वार्ट दूध ही लेते हैं और मैं इतनी कम रकम के लिए यहाँ रुकूं, यह फायदे का सौदा नहीं होगा। शायद आपकी बात सही हो, मैंने कहा, परंतु जब आप मेरी पड़ोसन की बात कर रहे थे तो आपने ये नहीं देखा उस घर में दूध की मांग 1-2 महीनों में बढ़ने वाली है। उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है जो निश्चित रूप से काफी दूध पिएगा। उस युवक ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे घूंसा मार दिया गया हो और फिर उसने कहा, कोई इंसान कितना अंधा हो सकता है। कभी जो परिवार 2 दिन में 1 क्वार्ट दूध खरीदता था, आज वही परिवार 2 दिन में 7 क्वार्ट दूध खरीदता है। परंतु दूध वाला भविष्यदर्शी नहीं था। उस छोटे बच्चे से अब 2 छोटे भाई और 1 छोटी बहन और हो चुके हैं और मुझे जानकारी मिली है उनके यहाँ एक और बच्चा पैदा होने वाला है। हम कितने अंधे हो सकते हैं, इसलिए देखें कि क्या हो सकता है, सिर्फ ये ना देखें कि क्या है। जो स्कूल टीचर जिमी के सिर्फ वर्तमान व्यवहार के बारे में सोचेगा वही सोचेगा कि जिमी बदतमीज, पिछड़ा और गंवार है। परंतु अगर टीचर ऐसा सोचेगा तो इससे जिमी का विकास नहीं हो पाएगा। परंतु जो टीचर जिमी की संभावनाओं को देख सकेगा वही उसका विकास कर पाएगा। ज्यादातर लोग रिक्ड रो से गुजरते समय केवल हारे हुए शराबियों को देख पाते हैं, परंतु कुछ निष्ठावान लोग रिक्ड रो से गुजरते समय एक सुधरे हुए नागरिक की संभावना को भी देख सकते हैं। और चूंकि वे भविष्य की संभावना को देख पाते हैं इसलिए वे यहाँ पर एक सफल सुधार कार्यक्रम शुरू कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 4, कौन सी चीज आपका मूल्य तय करती है। कुछ सप्ताह पहले एक प्रशिक्षण सत्र के बाद एक युवक मुझसे मिलने आया और उसने मुझे कहा कि वो मेरे साथ कुछ मिनट बात करना चाहता है। मैं इस युवक को जानता हूँ, इसकी उम्र अभी 26 साल है और ये बहुत ही गरीब घर से आया था। इसके अलावा मैं ये भी जानता था इसके शुरुआती वयस्क जीवन में इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। मैं ये भी जानता था वो ठोस भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का सच्चा प्रयास कर रहा था। कॉफी पीते हुए हमने उसकी तकनीकी समस्या का हल ढूंढ लिया और फिर हमारी चर्चा इस तरफ मुड़ गई, किस तरह गरीब लोग भविष्य के प्रति आशावादी नजरिया रख सकते हैं। उसकी बातों ने सवाल का सीधा और बढ़िया जवाब दे दिया। मेरे पास बैंक में $200 हैं। क्लर्क की मेरी नौकरी में तनख्वाह ज्यादा नहीं है और ना ही ये कोई जिम्मेदारी वाली नौकरी है। मेरी कार 4 साल पुरानी है और मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरी मंजिल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। परंतु प्रोफेसर, उसने कहा, मैंने तय कर लिया है मेरे पास जो नहीं है उसे मैं अपनी राह में बाधा नहीं बनने दूंगा। मैं उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने उसे विस्तार से पूछा उसका मतलब समझाने के लिए।
देखिए, उसने कहा, मैं काफी समय से लोगों का अध्ययन कर रहा हूं और मैंने ये पाया है, जो लोग गरीब होते हैं वे अपने वर्तमान को देखते हैं। वे सिर्फ अपने वर्तमान को ही देख पाते हैं। वे भविष्य को नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपने घटिया वर्तमान को ही देख पाते हैं। मेरे पड़ोसन का उदाहरण है, वो लगातार रोता रहता है कि उसकी तनख्वाह कम है, उसकी छत लगातार टपकती रहती है, प्रमोशन किसी दूसरे आदमी को मिल जाते हैं, डॉक्टर के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो लगातार खुद को याद दिलाता रहता है कि वो गरीब है और इसलिए वो ये मान लेता है कि वो हमेशा गरीब ही बना रहेगा। वो इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे उसे जिंदगी भर उसी टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहने की सजा मिली हो। मेरा दोस्त अपने दिल की बात बोल रहा था और एक पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, अगर मैं वर्तमान की तरफ देखूं, पुरानी कार, कम तनख्वाह, सस्ता अपार्टमेंट और हैमबर्गर का भोजन, तो मैं भी जिंदगी ही में निराश हो जाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरी हस्ती कुछ नहीं है और मैं जिंदगी भर बिना हस्ती वाला आदमी बना रहूंगा। परंतु मैं अपने भविष्य की कल्पना करता हूं। मैं यह देखता हूं कि मैं कुछ साल बाद क्या बन सकता हूं। मैं अपने आप को कलर के रूप में नहीं देखता, बल्कि एग्जीक्यूटिव के रूप में देखता हूं। मैं अपने छोटे अपार्टमेंट को नहीं देखता हूं, बल्कि मैं बढ़िया नए उपनगरीय घर को देखता हूं। और जब मैं अपने भविष्य को इस तरह से देखता हूं, तो मैं ज्यादा बड़ा अनुभव करता हूं और बड़ा सोच पाता हूं। और मेरे पास इस बात का बहुत अनुभव है कि इससे फायदा होता है। कई खुद को मूल्यवान बनाने का बढ़िया योजना नहीं है। ये युवक वास्तव में अच्छी जिंदगी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसने सफलता के इस मूलभूत सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया है। आपके पास क्या नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं होता। इसके बजाय यह महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास भविष्य में क्या होगा। दुनिया हम पर कीमत का जो टैग लगाती है, वो उस टैग के अनुरूप ही होता है जो हम खुद पर लगाते हैं। यहाँ आपको यह बताया जा रहा है आप किस तरह अपने भविष्य की शक्ति को विकसित कर सकते हैं, यानी आप अपनी संभावनाओं को किस तरह देख सकते हैं। मैं इन्हें मूल्य बढ़ाने वाला अभ्यास करता हूं। पहला, चीजों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास कीजिए। रियल एस्टेट का उदाहरण याद रखें। खुद से पूछें, किस तरह मैं इस कमरे या इस घर या इस बिजनेस का मूल्य बढ़ा सकता हूं। चीजों का मूल्य बढ़ाने के लिए विचार खोजें। कोई भी चीज, चाहे वो खाली प्लॉट हो, घर हो या बिजनेस हो, उसका मूल्य वही होता है जो उसके प्रयोग के विचार में छुपा होता है। दूसरा, लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। जब आप सफलता की दुनिया में ऊपर और ऊपर जाएंगे, तो आपके पास ज्यादातर काम लोगों का विकास करना होगा। खुद से पूछे, मैं किस तरह अपने अधीनस्थों का मूल्य बढ़ा सकता हूं। मैं किस तरह उन्हें ज्यादा प्रभावी बना सकता हूं। याद रखें, किसी आदमी से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आपको उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं की कल्पना करनी होती है। तीसरा, खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। खुद के साथ हर रोज एक इंटरव्यू रखें। खुद से पूछें, आज मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। अपने मूल्य की कल्पना अपने वर्तमान से ना करें, इस बात से ना करें कि आप आज क्या हैं, बल्कि अपने मूल्य की कल्पना अपने भविष्य से करें, इस बात से करें कि आप क्या बन सकते हैं। फिर उस संभावित मूल्य को हासिल करने के तरीके अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। कोशिश करके देखें। मध्यम आकार की प्रिंटिंग कंपनी, 60 कर्मचारी के रिटायर्ड मालिक मैनेजर ने मुझे बताया कि उसने अपना उत्तराधिकारी कैसे चुना। 5 साल पहले उसने कहा, मुझे अकाउंटिंग और ऑफिस के बाकी काम के लिए अकाउंटेंट की जरूरत थी। मैंने हैरी नाम के 26 वर्षीय युवक को काम पर रख लिया। उसे प्रिंटिंग बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, परंतु उसके रिकॉर्ड से पता चलता था वह एक अच्छा अकाउंटेंट था। 1.5 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ, तो हमने उसे अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर बना दिया। जब मैं इस बारे में सोचता हूं, मुझे लगता है हैरी में एक गुण था जो उसका बाकी सब लोगों से आगे कर देता था। हैरी पूरी कंपनी को गंभीरता से सच्ची रुचि लेता था। वो सिर्फ चेक नहीं लिखता था, वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखता था। जब भी वो देखता था वो बाकी कर्मचारियों की मदद कर सकता था, वो तत्काल काम में जुट जाता था। हैरी के आने के 1 साल के भीतर हमारे कुछ कर्मचारी चले गए। हैरी मेरे पास एक फ्रिंज बेनिफिट प्रोग्राम लेकर आया और उसका कहना था कि इससे लागत कम आएगी, और इसे सचमुच लाभ हुआ। हैरी ने और भी कई काम किए जिनसे सिर्फ उसके विभाग को नहीं, बल्कि पूरी कंपनी को फायदा हुआ। उसने हमारे उत्पादन विभाग का लागत अध्ययन तैयार किया और बताया कि किस तरह $30,000 की नई मशीनों में निवेश करके हम ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। एक बार हमारा माल नहीं बिक पा रहा था। हैरी हमारे सेल्स मैनेजर के पास गया और उनसे इस तरह की बात कही, मैं सेल्स के बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। हैरी के दिमाग में कई अच्छे विचार थे जिनकी वजह से हमारी बिक्री बढ़ गई। जब भी कोई नया कर्मचारी कंपनी में आता था, हैरी उस आदमी की काफी मदद करता था। हैरी पूरी कंपनी में सच्ची रुचि लेता था। जब मैं रिटायर हुआ तो हैरी ही मेरा उत्तराधिकारी बनने लायक था, परंतु मुझे गलत मत समझना, मेरे दोस्त ने कहा। हैरी ने उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वो किसी के काम में अड़ंगा नहीं लगाता था। वो नकारात्मक रूप से आक्रामक नहीं था। वह लोगों की पीठ पीछे बुराई नहीं करता था
और वो ऑर्डर भी नहीं देता था, वो सिर्फ मदद करता था। हैरी इस तरह का बर्ताव करता था जैसे कंपनी में होने वाली हर चीज से उसे फर्क पड़ता था। उसने कंपनी के बिजनेस को अपना बिजनेस मान लिया था। हैरी के उदाहरण से हम भी सीख सकते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं और यही काफी है वाला रवैया छोटा नकारात्मक सोच है। बड़े चिंतक अपने आप को टीम के सदस्य के रूप में देखते हैं और अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ जीतते या हारते हैं वे जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं, चाहे इसके बदले उन्हें कोई सीधा लाभ हो रहा हो या ना हो रहा हो। यह आदमी तो अपने डिपार्टमेंट के बाहर ही हर समस्या को ये कहकर टाल देता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसी डिपार्टमेंट के लोगों को इस बात की चिंता करने दो। उसका रवैया उसे कभी लीडर नहीं बनवा सकता। इसका अभ्यास करें, बड़े चिंतक बनने का अभ्यास करें। कंपनी की रुचि को अपनी रुचि की तरह देखें। बड़ी कंपनियों में काम करने वाले बहुत कम लोग अपनी कंपनी में सच्ची निस्वार्थ रुचि लेते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही बड़े चिंतक बनने के काबिल होते हैं और इन्हीं थोड़े से लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरियां दी जाती हैं। बहुत से लोग अपनी उपलब्धि की राह में छोटी, घटिया, महत्वहीन चीजों को बाधा बना लेते हैं। हम इन 4 उदाहरणों को देखें। पहला, अच्छे भाषण के लिए क्या जरूरी होता है? हर आदमी चाहता है वो सबके सामने बढ़िया बोल सके, परंतु ज्यादातर लोगों की ये चाहत पूरी नहीं हो पाती। ज्यादातर लोग घटिया वक्ता होते हैं। क्यों? इसका कारण सीधा सा है, ज्यादातर लोग बोलते समय बड़ी महत्वपूर्ण बातों के बजाय छोटी, घटिया बातों पर ध्यान देते हैं। चर्चा की तैयारी करते समय ज्यादातर लोग खुद को मानसिक निर्देश देते रहते हैं, मुझे सीधे खड़ा रहना चाहिए, इधर उधर नहीं हिलना चाहिए और अपने हाथों का प्रयोग नहीं करना है। जनता को यह पता ना चलने दो कि आप नोट्स की मदद ले रहे हो। याद रखो, ग्रामर की गलती मत होने दो। इस बात का ध्यान रखो आपकी टाई सीधी रहे। जोर से बोलो पर ज्यादा जोर से नहीं, इत्यादि। अब जब वक्ता बोलने के लिए खड़ा होता है तो क्या होता है? वो डरा हुआ होता है क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक सूची बना ली है, उसे क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या मैंने कोई गलती कर दी है। संक्षेप में वो फ्लॉप हो जाता है। वो इसलिए फ्लॉप होता है क्योंकि उसने एक अच्छे वक्ता के छोटे, घटिया, तुलनात्मक रूप से महत्वहीन गुणों पर ध्यान केंद्रित किया है और अच्छे वक्ता के बड़े गुणों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। जिस बारे में आप बोलने जा रहे हैं उसका ज्ञान और दूसरे लोगों को बताने की उत्कृष्ट इच्छा। अच्छा वक्ता का असली इम्तहान इस बात में नहीं होता कि वो सीधा खड़ा होता है या नहीं, वो ग्रामर में गलतियां करता है या नहीं, बल्कि इस बात में होता है कि वो जनता तक अपनी बात अच्छी तरह पहुंचा पाता है या नहीं। हमारे ज्यादातर छोटी के वक्ताओं में कई सारे दोष होते हैं। कईयों की तो आवाज ही खराब है। अमेरिका के बहुत से प्रसिद्ध वक्ताओं को तो अगर भाषण देने की परीक्षा में बिठाया जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो उनमें से कई तो फेल हो जाएंगे। परंतु इन सभी सार्वजनिक वक्ताओं में एक बात पाई जाती है, उनके पास कहने को कुछ होता है और उनमें दूसरे लोगों को अपनी बात बताने की प्रबल इच्छा होती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर जनता में सफलता से बोलने की कला को प्रभावित ना होने दें। दूसरा, झगड़े की वजह क्या होती है? कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, आखिर झगड़े की वजह क्या होती है? 99% मामलों में छोटी छोटी महत्वहीन बातों से शुरू होते हैं, जैसे जॉन थोड़ा थका हुआ तनाव में घर लौटता है, डिनर में उससे मजा नहीं आता और वो शिकायत करने लगता है। उसकी पत्नी जेन का दिन भी अच्छा नहीं गुजरा, इसलिए वो आत्मरक्षा में कह देती है, इस बजट में मैं इससे अच्छा खाना कैसे बनाऊं, या अगर हमारे पास बाकी सबकी तरह नया गैस स्टोव हो तो मैं इससे बेहतर खाना बना सकती हूँ। इससे जॉन का गर्व आहत हो जाता है और वो बदले में जेन पर हमला करता है। देखो जेन, सवाल पैसे का कभी नहीं है, सवाल इस बात का है कि तुम्हें घर चलाना आता ही नहीं है। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तक शांति स्थापित होती है तब तक दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा चुके होते हैं। एक दूसरे के माँ बाप, सेक्स, पैसे, शादी से पहले के वादे, शादी के बाद के वादे और इस तरह के दूसरे मामलों के बीच में लाया जाता है। दोनों ही दल युद्ध में तनावग्रस्त और नर्वस होते हैं। दोनों के मतभेद पूरी तरह नहीं सुलझा पाते और दोनों को ही अपने अगली लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए नए हथियार मिल जाते हैं। छोटी छोटी चीजों की वजह से, छोटे चिंतन की वजह से ज्यादातर झगड़े होते हैं। इसलिए अगर आप झगड़ों से बचना चाहते हैं तो आपको छोटे चिंतन से बचना होगा। यहाँ एक आजमाई हुई तकनीक बताई जा रही है। किसी की शिकायत करने से पहले, उस पर आरोप लगाने से पहले, उसे डांटने से पहले, आत्मरक्षा में उस पर हमला करने से पहले खुद से पूछे क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। ज्यादातर बार मामला महत्वपूर्ण होता ही नहीं है और आप झगड़े से बच जाते हैं। खुद से पूछें क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि उसकी सिगरेट की राख बिखर गई, या उसने टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लगाया, या वो शाम को देर से घर लौटा। क्या यह महत्वपूर्ण है कि उसने थोड़ा पैसा उड़ा दिया है, या उसने कुछ ऐसे लोगों को घर पर बुलवा लिया जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। जब आप नकारात्मक क्रिया करने वाले हो तो खुद से पूछे क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है
इस सवाल में जादू है और वो आपके घर का माहौल सुधार सकता है। ये ऑफिस में भी काम करता है। जब आपके सामने वाला ड्राइवर आपके सामने कट मारता है तो वो ट्रैफिक में भी काम करता है। यह जिंदगी की किसी भी ऐसी परिस्थिति में काम करता है जिसमें झगड़े का अंदेश है। तीसरा, जॉन को सबसे छोटा ऑफिस मिला और वो बर्बाद हो गया। कुछ साल पहले मैंने देखा कि छोटे चिंतन के कारण किस तरह एक आदमी का कैरियर तबाह हो गया। विज्ञापन कंपनी में 4 युवा एग्जीक्यूटिव को नए ऑफिस दिए गए। 3 ऑफिस तो एक से थे, परंतु चौथा ऑफिस थोड़ा छोटा था। जेएम को चौथा ऑफिस दिया गया। उससे उसका गर्व आहत हुआ। तत्काल उसे महसूस हुआ उसके साथ भेदभाव किया गया है। नकारात्मक चिंतन, गुस्सा, कड़वाहट, ईर्ष्या ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। जेएम को लगने लगा लोग उसे कम योग्य समझते हैं। परिणाम यह हुआ कि जेएम अपने साथी एग्जीक्यूटिव के प्रति शत्रुता रखने लगा। सहयोग करने के बजाय तो उनके प्रयासों को विफल करने की कोशिश करने लगा। माहौल बिगड़ता गया। 3 महीने बाद जेएम का व्यवहार इतना खराब हो गया कि मैनेजमेंट के पास उसे हटाने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा। एक छोटी सी बात पर बुरा मानने के कारण जेएम का कैरियर तबाह हो गया। भेदभाव के बारे में सोचने की उसे इतनी जल्दी थी कि वो नहीं देख पाया कि कंपनी तेजी से विकास कर रही थी और ऑफिस में जगह की कमी थी। उसने ये नहीं सोचा जिस एग्जीक्यूटिव ने ऑफिस बांटे थे उसे तो ये भी नहीं पता था कौन सा ऑफिस छोटा है और कौन सा बड़ा। सिवाय जेएम को कंपनी में और किसी भी आदमी को ऐसा नहीं लगा कि उसके छोटे ऑफिस से उसकी इज्जत घट गई हो। महत्वहीन बातों पर छोटे सोच से आप आहत हो सकते हैं, जैसे आपका नाम डिपार्टमेंट की सूची में सबसे आखिर में लिख दिया जाए या आपको ऑफिस के किसी मेमो की चौथी कार्बन कॉपी दी जाए। बड़ा सोचे और इन छोटी छोटी बातों का बुरा मानना छोड़ दें। चौथा, हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि अगर सेल्समैन में दूसरे गुण हो तो सेल्समैनशिप में हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। मेरा एक दोस्त भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है और वो मजाकिया स्वभाव का है। कुछ महीने पहले मेरे इस मजाकिया दोस्त के पास एक युवक आया और उसे सेल्समैन की नौकरी मांगी। इस युवक को हकलाने की आदत थी और मेरे दोस्त ने फैसला किया वो मेरे साथ मजाक कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्त ने इस हकलाने वाले उम्मीदवार से कहा उसे तो सेल्समैन की जरूरत नहीं है, परंतु उसके एक दोस्त यानी कि मुझे एक सेल्समैन की जरूरत है। फिर उसने मुझे फोन किया और मुझसे उस युवक की इतनी तारीफ कर दी कि मुझे कहना ही पड़ा उसे अभी मेरे पास भेज दो। 30 मिनट बाद वो युवक मेरे सामने खड़ा था। उसके 3 शब्द बोलने से पहले मैं समझ गया मेरे दोस्त ने उसे मेरे पास क्यों भेजा है। मैं जैक आर, उसने कहा मिस्टर एक्स ने मुझे आपके पास नौकरी के लिए भेजा है। हर शब्द बोलने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। मैंने खुद से सोचा यह आदमी $1 के नोट को वॉल स्ट्रीट में 90 सेंट में भी नहीं बेच पाएगा। मुझे अपने दोस्त पर गुस्सा आया, परंतु मुझे उस युवक से सच्ची हमदर्दी भी थी। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम उससे कुछ विनम्र प्रश्न तो पूछ लिए जाएं ताकि मैं कोई अच्छा सा बहाना बना सकूं। मैं उसे काम पर क्यों नहीं रख सकता। चर्चा के दौरान मैंने पाया वो आदमी काम का था, उसमें बुद्धि थी, उसमें आत्मविश्वास था, परंतु इसके बावजूद मैं इस तथ्य को नहीं पचा पाया कि वो हकलाता था। आखिरकार मैंने उसके इंटरव्यू का आखिरी सवाल करने का फैसला किया। आपने कैसे सोचा आप इस जॉब में सफल हो पाएंगे? उसने जवाब दिया, मैं तेजी से सीख सकता हूँ, मैं लोगों को पसंद करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपकी कंपनी अच्छी है और मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। अभी मेरे साथ हकलाने की समस्या है, परंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे किसी और को भी कोई परेशानी होगी। उसके जवाब ने मुझे बता दिया उसके पास सेल्समैन बनने की सचमुच महत्वपूर्ण योग्यता थी। मैंने तत्काल उसे मौका देने का फैसला किया और आपको जानकर हैरत होगी वह एक सफल सेल्समैन बन चुका है। अगर बाकी बड़ी योग्यताएं हों तो बोलने वाले व्यवसाय में हकलाने की आदत भी आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। इन 3 उपायों का अभ्यास कीजिए ताकि आप छोटी छोटी बातों के बारे में सकारात्मक रूप से सोच सके। पहला, अपने नजर बड़े लक्ष्यों पर लगाए रखें। कई बार हम उस सेल्समैन की तरह होते हैं जो सामान बेचने में असफल रहने के बाद अपने मैनेजर को बताता है, परंतु मैंने ग्राहक के सामने साबित कर दिया कि वो गलती पर था। बेचने में बड़ा लक्ष्य सामान बेचना होता है, बहस में जीतना नहीं होता। शादी में बड़ा लक्ष्य शांति, सुख, खुशी है, बहस में जीतना नहीं। ये कहना नहीं मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता सकता था। कर्मचारियों के साथ काम करते समय बड़ा लक्ष्य उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करना होता है। छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें नीचा दिखाना नहीं होता। पड़ोसियों के साथ बड़ा लक्ष्य आपसी सम्मान और दोस्ती होता है। ये देखना नहीं होता कि उनका कुत्ता कभी कभार रात में भौंकता है, इसलिए उस कुत्ते को जंगल में छोड़ देना चाहिए। मिलिट्री की भाषा में कहा जाए तो संग्राम में हार कर युद्ध जीतना बेहतर होता है, संग्राम को जीतकर युद्ध हारना अच्छा नहीं होता। अपने नजर को बड़े लक्ष्य पर जमाए रखें। दूसरा, खुद से पूछें क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। नकारात्मक रूप से उत्तेजित होने के बजाय अपने आप से पूछे क्या यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इस बारे में इसकी चिंता करूं। अगर आप खुद से सवाल पूछेंगे तो आप छोटे छोटे मामलों पर कुंठित होने से बच सकते हैं। अगर हम
झगड़े की परिस्थितियों को खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है, तो हम कम से कम 90% झगड़ों से बच सकते हैं। तीसरा, छोटेपन के जाल में ना फंसे। भाषण देते समय समस्याएं पैदा करने के बजाय समस्या सुलझाएं। कर्मचारियों को सलाह देते समय उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करें जो महत्वपूर्ण है, जिनसे फर्क पड़ता है। सतही मुद्दों में उलझ कर ना रह जाएं, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने सोच का आकार नापने के लिए टेस्ट दें। नीचे दिए गए कॉलम में कुछ आम स्थितियां दी गई हैं। बीच वाले और दाहिने कॉलम में तुलना की गई है कि इस स्थिति का सामना छोटे चिंतक और बड़े चिंतक किस तरह करते हैं। खुद ही देख लें, फिर फैसला करें कि जहां मैं जाना चाहता हूं वहां मैं किस रास्ते पर चलकर पहुंच सकता हूं, छोटे चिंतन से या बड़े चिंतन से। एक ही परिस्थिति का सामना दो तरीके से किया सकता है, फैसला आपके हाथ में है। परिस्थिति, खर्च का अकाउंट। छोटे चिंतक की शैली खर्च में कटौती करके आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है। बड़े चिंतक की शैली ज्यादा माल बेचकर आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है। चर्चा, दूसरा, अपने दोस्तों, अर्थव्यवस्था, अपनी कंपनी, प्रतियोगी कंपनियों के नकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करता है, जबकि बड़े चिंतक की शैली अपने दोस्तों, कंपनी, प्रतियोगी कंपनियों के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करता है। परिस्थिति प्रगति, छोटे चिंतक छटनी करने या यथास्थिति बनाए रखने में विश्वास करता है। बड़े चिंतक विस्तार में विश्वास करता है। भविष्य, छोटे चिंतक भविष्य में ज्यादा संभावना नहीं देखता। बड़े चिंतक बहुत उज्जवल भविष्य देखता है। काम, छोटे चिंतक काम से बचने के तरीके खोजता है। बड़े चिंतक ज्यादा काम और ज्यादा काम करने के ज्यादा असरदार तरीके खोजता है, खासकर दूसरों की मदद करने के लिए। प्रतियोगिता, छोटे चिंतक औसत लोगों के साथ प्रतियोगिता करता है। बड़े चिंतक सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतियोगिता करता है। बजट समस्याएं, छोटे चिंतक आवश्यक मदों में कटौती करके पैसे बचाने के तरीके खोजता है। बड़े चिंतक आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है और आवश्यक के मदों में ज्यादा खर्च करता है। लक्ष्य, छोटे चिंतक छोटे लक्ष्य बनाता है। बड़े चिंतक ऊंचे लक्ष्य बनाता है। लक्ष्य की दृष्टि, छोटे चिंतक केवल थोड़े समय के लिए लक्ष्य बनाता है। बड़े चिंतक लंबे समय के लिए लक्ष्य बनाता है। सुरक्षा, छोटे चिंतक सुरक्षा की समस्या में उलझा रहता है। बड़े चिंतक यह मानता है कि सफलता मिलेगी तो सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी। साथी, छोटे चिंतकों से घिरा रहता है। बड़े चिंतक बड़े प्रगतिशील विचारों वाले लोगों से घिरा रहता है। गलतियां, छोटे चिंतक छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, राई का पहाड़ बनाता है, जबकि बड़े चिंतक महत्वहीन बातों, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। याद रखें, बड़ी सोच से हर तरह के फायदे होते हैं। पहला, अपने आप को सस्ते में ना बेचें। खुद का कम मूल्यांकन करने का अपराध कभी न करें। अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ये जान लें, आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। दूसरा, बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें। बड़े चमकीले आशावादी शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनके विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकलते हों। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिनसे असफलता, हार, दुख के निराशाजनक चित्र बनते हो। तीसरा, अपने दृष्टि को विस्तार दें। सिर्फ ये ना देखें क्या है, बल्कि ये भी देखें कि क्या हो सकता है। चीजों, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। तीसरा, अपने दृष्टि को विस्तार दें। सिर्फ ये ना देखें क्या है, बल्कि ये भी देखें क्या हो सकता है। चीजों, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। चौथा, अपनी नौकरी के बारे में बड़ा दृष्टिकोण रखें। सोचें, सचमुच सोचें कि आपकी वर्तमान नौकरी महत्वपूर्ण है। आप अपने वर्तमान नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं, इसी बात पर आपका अगला प्रमोशन निर्भर करता है। पांचवा, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें। अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाएं। छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछें, क्या सचमुच महत्वपूर्ण है। बड़ा सोचकर बड़े बन जाएं। यहाँ पर तीसरा और चौथा अध्याय समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा, इस पर जरूर अपना अनुभव दीजिए। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।